एपिसोड की शुरुआत में मुझे दिखाया जाता है एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि डिप्रेशन में है क्योंकि उसे स्कूल में बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था और इसकी वजह से उसने 5 साल पहले ही स्कूल छोड़ दिया। वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता और हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहता है। उसे अब कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी जिंदगी बेहतर होगी और ना ही उसके कोई गोल है। ये मेरी बात क्यों कर रहा है यार। तभी उसके फोन से बहुत ही ज्यादा रोशनी आने लगती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है उससे सामने एक लड़की दिखती है। वैसे लड़की से पहले उसे बहुत कुछ और दिखता है पर मैंने वो काट दिया। वो लड़की उसे कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि तुम रीइंकार्नेशन के लिए सिलेक्ट हुए हो। ये देख के वो समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही पड़े पड़े मर चुका है। वो गॉडेस उससे कहती है कि जिस नई दुनिया में तुम जा रहे हो वहाँ मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हारी स्किल्स बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन वहाँ बहुत आसानी से कटेगा। ये सुन के वो सोच रहा होता है कि अगर सच में मेरा दूसरा जन्म होने वाला है तो मैं इस बार बहुत अच्छे से और शांति से जीना चाहूंगा। जिसके बाद गॉडेस उसे रीइंकार्नेट कर देती है और उसका जन्म हो जाता है और उसके पप्पा जो है वो एक राजा है। ये स्टोरी तो कहीं देखी देखी लग रही है। उसे देख के किंग बहुत खुश होता है क्योंकि वो उनका एक लौता बेटा है और किंग उसका अभी से ही मैजिक नापना चाहता है और वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा चमक रहा होता है। किंग को लगता है कि उसके बेटे का लेवल कम से कम 50 से 60 तो होगा ही, पर जब वो ग्लो करना बंद होता है तो वहाँ लेवल सिर्फ 2 लिखा हुआ था और वो सिर्फ एक ही मैजिक को यूज कर सकता है जो कि है बैरियर मैजिक। ये सुन के किंग सदमे में आ जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर जनता को पता लग गया कि उनका बेटा इतना कमजोर है तो वो क्या सोचेंगे। तो इसलिए क्वीन और किंग डिसाइड करते हैं कि वो सारी जनता में ये बात फैला देंगे कि उनका बेटा पैदा होते ही मर गया। ये कहाँ जा रही है भाई कहानी। और वो इस लड़के को किसी जंगल में फेंक आएंगे। उनकी बातें सुन के एमसी सोच रहा होता है अभी अभी तो पैदा हुआ था यार, अभी सही जिंदगी झंड होने लग गई। वहीं गॉडेस परेशान हो रखी है क्योंकि उसने एमसी को बहुत ज्यादा पावर दे दी और उस दुनिया में सिर्फ 2 डिजिट में ही पावर को नापा जा सकता है, जिसके चक्कर में वो उसकी पावर को गलत नाप रहे हैं वो सब। ऊपर से वो उसे एलिमेंट देना भी भूल गई है और हमें पता चलता है कि उसने एमसी को 1002 लेवल दिया है। तो अब मेन कैरेक्टर को जंगल में फेंक दिया गया है और वो बेचारा सोच रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी। क्योंकि वो तो इस बॉडी में हिल भी नहीं पा रहा है। फिर इसे याद आता है कि असेसमेंट के दौरान बताया गया था कि उसके पास बैरियर मैजिक है, तो वो उसी का यूज करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन से उसकी अलग अलग शेप बना रहा होता है। इसके बाद वो बैरियर अपने ऊपर लगा लेता है और उसकी मदद से हवा में उड़ने लगता है। पर तभी एक बहुत ही बड़ा जानवर उस पर हमला कर देता है, पर वो अपने बैरियर की वजह से आराम से बच जाता है। पर अपने मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर्स बनाता है और वुल्फ पे हमला करने लगता है। पर इतनी सी चीजों से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो इस बार वो बालक बैरियर्स को पेड़ों पे लगा देता है और उन्हीं से वुल्फ को मारने लगता है। लेकिन इसके बाद भी वो वुल्फ वापस से खड़ी हो जाती है। ये देख के एमसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक बड़ी सी जमीन को ही उठा के उसके ऊपर मारने लगता है। वुल्फ घबरा जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मैं सरेंडर कर रही हूँ। वो हैरान हो जाता है कि वो वुल्फ बात कर पा रही थी। इसके बाद वो वुल्फ उससे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रांग होगे, आखिर तुम हो कौन। पर क्योंकि वो बालक था वो बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने बैरियर को अपने गले में लगा लेता है और अब वो बात करने लगता है। उसका नाम किंग ने रेनहार्ट रखा था, पर वो उसे अपना नाम हारुतो बताता है और कहता है कि मैं किंगडम में रॉयल फैमिली में पैदा हुआ था, पर मेरा लेवल कम होने की वजह से मुझे यहाँ फेंक दिया। वो वुल्फ कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि तुम में तो किसी भी ह्यूमन से ज्यादा मैजिकल पावर है। एक सेकंड, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं। हारुतो सोचता है कि उसकी जिंदगी तो झंड थी पिछली लाइफ में, पर वो उसे ये नहीं बताना चाहता और कहता है कि हाँ मैं डीमन किंग ही हूँ। ये सुन के वुल्फ डर जाती है और कहती है कि मैं हार मानती हूँ, तो मुझे मार दो भाई। पर हारुतो कहता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कि तुम मुझे नुकसान ना पहुंचाओ। तो वो कहती है कि मैं फ्लेम फेनरिर कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा फिर से दोबारा नहीं करूंगी। इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है और कहता है फ्रे हम बाद में मिलते हैं, पर फ्रे उसे रोकती है और कहती है कि आपने मेरी जान को बख्शा है और मुझे नया नाम भी दिया है, इसकी वजह से हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है और आप मेरे मास्टर हैं। पर हारुतो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो जमीन पे गिर जाता है। फ्ले के पूछने के बाद वो बताता है कि मैं बच्चा हूँ यार, दूध पीना है। फ्ले कहती है कि मैं करती हूँ कुछ इंतजाम और वो अपने मैजिक से ट्रांसफॉर्म होके ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। पर क्योंकि वो बिना कपड़ों के थी, फ्ले उसे देख के शर्मा जाता है और अपने बैरियर मैजिक से उसे कपड़े पहना देता है। उसका बैरियर मैजिक है या क्या मैजिक है भाई, कुछ भी बना दे रहा है वो तो। वहीं फ्ले उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसके बाद फ्ले नोटिस करती है कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। हारुतो उसके साथ एक बैरियर कनेक्ट कर देता है जिससे कि वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इसके बाद वहाँ एक बंदा आ जाता है और कहता है कि मैं उस बच्चे को लेने आया हूँ, जिसके लिए फ्ले मना
मना कर देती है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास क्या हक है मुझे मना करने का, जिसके बाद फ्ले बताती है कि ये अब उसका मास्टर है, यानी इसके ऊपर हक उसका है। पर वो बंदा कहता है कि ये मेरे एक रिलेटिव का बेटा है और मैं इसे बचाने आया हूँ, और वो साथ में दूध भी लाया था। ये देख के हारुतो खुश हो जाता है और फ्रे से उसे लेने को कहता है। पर फ्रे उससे पूछती है कि तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है इस बच्चे के साथ क्या होगा। वो बताता है कि एक बार उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी पर उसका बच्चा पैदा हो ही नहीं पाया, और इस बेचारे बच्चे को इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि इसकी मैजिकल पावर कम है। हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसे हक है कि उसे एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका दिया जाए। ये सारी बातें सुन के फ्ले रोने लगती है, और इसके बाद वो बंदा कहता है कि अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इसका पर्सनल अटेंडेंट बनने दूंगा। इसके बाद वो बंदा हारुतो की टोकरी को तोड़ देता है और उस पर ब्लड डाल देता है ताकि सभी को लगे कि वो मर गया है, और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद 9 साल बीत जाते हैं और अब उसी को वो फादर बुलाता है, और साथ ही उसकी माँ और बहन भी है। उसकी जिंदगी यहाँ मस्त कट रही है, और उसको बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसकी छोटी बहन उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन शार्लेट फ्ले को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जो देख के हारुतो जेलस फील करता है। शार्लेट उसके साथ खेलते हुए काफी खुश दिख रही थी, वहीं हारुतो ये सब खिड़की से देख के दुखी हो रहा था। तभी उसकी अम्मा वहाँ आती है। तुम ये सब सोच के परेशान मत हो, शार्लेट को नहीं पता कि तुम्हारी एज वाले लड़कों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। ये सुन के हारुतो को लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं लग गया कि मैं 30 साल का बुढ़ा हूँ। अब मुझे समझ आया कि क्यों नहीं खेलती वो मेरे साथ। पर उसकी मॉम उसे एडवाइस देती है कि क्यों ना तुम शार्लेट के लिए कुछ स्पेशल करो, और क्योंकि ये किंगडम तुम्हारा ही होने वाला है तो रूम में दिन भर बंद रहने की जगह शार्लेट के साथ खेला करो। इसके बाद रूम में हारुतो सोच रहा होता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, पर अगर वो यहाँ से गया तो फ्ले भी उसके साथ जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो शार्लेट उससे और ज्यादा नफरत करेगी। वहीं अगर वो यहाँ रहा तो वो लोग पता नहीं उससे क्या क्या करवाएंगे। हारुतो ने 9 साल लगा के अपनी ही एक कॉपी बना ली है ताकि वो इस कॉपी को यहाँ छोड़ दे और यहाँ से खुद चला जाए, पर अभी तक तो वो बात भी नहीं कर सकता है, ना ही कुछ सोच सकता है। पर फिर उसे याद आता है कि उसे तो फ्ले की भी कॉपी बनानी पड़ेगी, जो सोच के उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं, क्योंकि हारुतो का माना लेवल लो है तो वो उसे बाकी के स्किल्स सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वो दोनों तलवारबाजी शुरू कर देते हैं, और हारुतो मन में सोच रहा होता है कि मेरे डैड तो एक सीजन्ड वॉरियर हैं, मैं उन पे एक भी हिट कैसे लैंड कर सकता हूँ। और वो खुद को चोट से बचाने के लिए अपने ऊपर बैरियर लगा देता है और सीधा उन पे हमला कर देता है, जिसको कि उसके डैड डॉज कर लेते हैं। पर हारुतो की तलवार टूट जाती है और नीचे एक गड्ढा हो जाता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो उस पे हमला करते हैं और उसे डॉज करने को कहते हैं, जिसे कि हारुतो आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के उसके डैड हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस अटैक को सिर्फ वही डॉज कर पाता है जिसका लेवल 30 से ऊपर हो। और वो हारुतो से पूछते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, पर हारुतो को भी नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है। उसे हमेशा से लगता था कि उसका लेवल 100 से ऊपर है, पर जब भी वो चेक करता था उसका लेवल हमेशा 2 होता था। और कहा जाता है कि ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा 77 लेवल तक जा सकते हैं, और उसे लगता है कि क्योंकि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है इसलिए वो मैजिक को इतनी एफिशिएंटली यूज कर सकता है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि शायद ये बस एक तुक्का होगा, और ये सब शार्लेट भी छुप के देख रही थी। इसके कुछ टाइम बाद गोल्ड अपनी बीवी को बता रहा होता है कि उसे लगता है कि हारुतो एक डीमन है। हारुतो के डैड कहते हैं कि सीक्रेट फैमिली रिकॉर्ड्स में एक ऐसे आदमी के बारे में बताया गया है जिसने डीमंस के साथ इलू इलू किया था, पर डिमोनिक ट्रेट के साथ पैदा होना काफी रेयर है। हारुतो की मॉम कहती है कि पर ना ही उसकी सींग है ना ही पूंछ, जिस पे गोल्ड कहता है कि कहा जाता है कि रॉयल साइन में कुछ सीक्रेट पावर है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, और शायद इसी वजह से फ्ले जैसी डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। ये सब सुन के हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल ह्यूमन है और कुछ भी नहीं। ये सुन के वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारे बच्चे को अच्छी जिंदगी देंगे। वहीं उनकी सारी बातें शार्लेट भी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद हारुतो बेड पे लेटा हुआ है और वो सोच रहा होता है कि डैड आजकल काफी बिजी हो चुके हैं। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। यहाँ काफी सारे सोल्जर्स घायल पड़े हुए हैं। वो अपने डैड से जाके पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे बताते हैं कि हमारे किंगडम में डाकू घुस आए हैं और उनकी चोरियां लगातार बढ़ती ही जा रही थी, तो जब हमें उनके बेस का पता चला हम उस पे हमला करने चले गए, पर उन्हें हमारे हमले के बारे में पहले से पता था और उन्होंने हमारे सोल्जर्स के ऊपर पीछे से वार कर दिया। हारुतो के डैड काफी मायूस हो चुके थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी लापरवाही की वजह से ही उनके काफी सारे सोल्जर्स की जानें चली गई। तभी वहाँ फ्ले आ जाती है और वो मजाक उड़ाने लगती है उन सभी का और कहती है कि तुम तुच्छे चोरों से हार गए। लेकिन ये बात सुनकर हारुतो गुस्सा हो जाता है और वो फ्ले से अपना मुंह बंद रखने को कहता है, जिसके बाद हारुतो वहां से जाने लगता है। लेकिन जाते जाते ही वो सभी के ऊपर अपने बैरियर्स लगा रहा था और उसकी मदद से सभी को हील कर देता है और बड़ी ही जल्दी वो सभी सोल्जर्स की चोट ठीक कर देता है। ये सब देख के गोल्ड भी काफी हैरान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। रात को भी फ्ले हारुतो के रूम के बाहर ही थी, तो वो दरवाजा खोलता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ, पर फ्ले कोई जवाब नहीं देती। और फिर हारुतो को याद आता है कि उसने ही उसको अपना मुंह बंद रखने को कहा था और कहता है मुझे माफ करना, उस वक्त मैं गुस्से में आ गया था, अब तुम बोल सकती हो। जिसके बाद फ्ले भी उससे माफी मांग
मांगती है। इसके बाद हारुतो अपने मैजिक से उन चोरों की लोकेशन देखने लगता है और वो देखता है कि वो सभी बहुत ही मजे में थे। इसके बाद वो दोनों उन चोरों को खत्म करने के लिए वहां से चले जाते हैं और ये सभी चीजें शार्लेट देख लेती है। वो सभी चोर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उनका लीडर कहता है कि अभी इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तो हमने गोल्ड को खत्म करना है और जिसके बाद हम अपने होमलैंड वापस चले जाएंगे। वहीं हारुतो और फ्ले उनकी सभी बातें सुन लेते हैं। हारुतो अपने बैरियर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सब बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे होते हैं। वो एक चोर को दीवार पे पटक देता है और बाकी सभी से कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हारुतो को पता लगता है कि वो सभी उनके पास वाले एम्पायर के सोल्जर्स हैं, जो कि चोर बन के इस किंगडम में आए हैं ताकि वो इस किंगडम को अंदर से तबाह कर पाए। और वो बताते हैं कि उनका कोई साथी यहाँ है जिसने की उनकी मदद की है बॉर्डर को क्रॉस करने में। ये सब सुन के हारुतो सोचता है कि इस किंगडम में जरूर कोई ऐसा है जिसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और वो उसके डैड को मारना चाहता है। जिसके बाद हारुतो फ्ले से कहता है कि वो इस सारी जगह को जला के राख कर दे। जिसके बाद वो उस जगह को आग लगा देते हैं और वहां से बाहर आ जाते हैं और वो अपने डैड को एक अनोनिमस लेटर भेज देता है यहाँ जो भी हुआ वो समझाने के लिए। अगले दिन वो बंदा वही लेटर पढ़ रहा था। ये सुन के गोल्ड कहता है, हमारे बॉर्डर्स पे तो इतनी कड़ी सुरक्षा है, आखिरकार हमारे सोल्जर्स ने ऐसा कैसे होने दिया। तभी शार्लेट पूछती है कि उन्हें किसने मारा होगा। गोल्ड कहता है कि और कौन होगा, उस जगह पे आग लगी हुई थी तो वो जरूर फ्ले ही होगी। ये सुन के फ्ले वहाँ से जाने लगती है और वो याद करती है कि उसने रात को फ्ले और हारुतो को वहाँ से जाते हुए देखा था। वो फ्ले के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या दो हारुतो हैं। फ्ले कहती है कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी क्या। शार्लेट बताती है कि उसने फ्ले और हारुतो को बाहर उड़ते हुए देखा था, पर ऐसा तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हारुतो के पास तो माना ही नहीं है। और वो जब हारुतो के रूम में गई थी तो उसने हारुतो को सोता हुआ देखा था, लेकिन वो उसका डरावना ऑरा नहीं सेंस कर पा रही थी। फ्ले कहती है कि जो तुमने सेंस किया वो लॉर्ड हारुतो का अपार माना था। जन्म से ही उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं जो कि ह्यूमन लिमिट से बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि मेरे जैसा डीमन भी उनके सामने कुछ भी नहीं है। शार्लेट उससे पूछती है, तो क्या तुम्हें पता है कि हारुतो असलियत में है क्या। फ्ले कहती है कि हाँ, पर मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। इसके बाद फ्ले हारुतो को सब कुछ बताती है कि उसकी शार्लेट से क्या बात हुई। हारुतो कहता है कि उसने रात को मुझे उड़ते हुए भी देख लिया और उसने मेरे क्लोन को भी देख लिया है। शार्लेट को मुझ पे शक हो गया है तो इसीलिए वो शार्लेट पे एक सर्वेलेंस बैरियर लगा देता है और साथ ही अलार्म भी लगा देता है, जिससे उसे हमेशा पता रहेगा कि वो आखिर है कहाँ। फ्ले उससे पूछती है कि दो हारुतो कैसे हो सकते हैं, पर हारुतो कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो। रात को हारुतो सूसू करने के लिए उठता है, लेकिन शार्लेट भी उसका पीछा कर रही थी। वो रुकता है और उससे पूछना चाहता है कि वो क्या कर रही है, पर उसके मुड़ते ही शार्लेट डर के वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिनों तक शार्लेट उस पे छुप के नजर रख रही थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और हारुतो को पता लगता है कि उसकी मॉम और शार्लेट एक ट्रिप पे जा रहे हैं, पर हारुतो को डर था कि एम्पायर में कोई उसकी मॉम और बहन पे हमला ना कर दे, तो इसीलिए वो उन पे नजर रख रहा था। तभी वो अलार्म बज जाता है जो कि उसने शार्लेट पे लगाया था और हम देखते हैं कि उनके ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है और वो उनके सभी गार्ड्स को मार देते हैं। और हारुतो की मॉम, जिसका की नाम नटालिया है, वो सोचने लगती है कि आखिर इंपीरियल सोल्जर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। वो उस पे अपने मैजिक से हमला करने लगते हैं। वो उनके अटैक्स को रोकने की कोशिश करती है, पर अपनी बेटी को बचाने के दौरान एक हमले से वो घायल हो जाती है। तभी शार्लेट के कान के पास एक बैरियर आ जाता है और वो उस बैरियर की आवाज सुन के मॉम को डायरेक्शन बताने लगती है। जिसके बाद वो एक खाई के पास आ जाते हैं और शार्लेट उसे कूदने को कहती है और इसके बाद वो एक गुफा में पहुंचते हैं। इसके बाद नटालिया शार्लेट को वहीं रुकने को कहती है और उसे लगता है कि जो उसे डायरेक्शन दे रहा था वो जरूर हीरो ऑफ जस्टिस होगा और वो उसे ढूंढने के लिए वहां से चली जाती है। केव के बाहर आने के बाद वो देखती है कि वो केव एक इल्यूजन मैजिक से बना था। तभी वो नाइट्स वहां आ जाते हैं, लेकिन शार्लेट खुद को कैप्चर होने नहीं देना चाहती और वो खुद की जान लेने वाली थी, लेकिन तभी उसका चाकू टूट जाता है और उसे करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ हारुतो भी पहुंच जाता है। इसके बाद हारुतो गुस्से में उन सभी नाइट्स पे हमला करता है, जिससे वो सभी उड़ते हुए जाते हैं और पेड़ से टकराते हैं। हारुतो मॉम को केव के अंदर लेके जाता है और वो शार्लेट से कहता है कि ये बेहोश हो गई हैं, पर ये बिल्कुल भी ठीक है और तुम अगर यहाँ वेट करोगी तो मदद जरूर आएगी। शार्लेट को फिर से वही डरावना ऑरा फील होता है और वो मुड़ के हारुतो का नाम बुलाती है। हारुतो मुड़ के कहता है व्हाट्स अप। शार्लेट उससे पूछती है कि क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। हारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, पर वो कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। शार्लेट कहती है कि मॉम ने मुझे बताया था कि हीरो ऑफ जस्टिस के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए, पर मैं भी कितनी गधी हूँ, मैं अभी तक तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। और हारुतो कहता है कि वो इन सभी बातों को सीक्रेट रखे, जिसके लिए शार्लेट मान जाती है। इसके कुछ टाइम बाद एक आदमी आके हारुतो के डैड को बता रहा होता है कि नटालिया और शार्लेट बिल्कुल ठीक है, फ्ले अब उनके साथ है और वो जल्द ही किंगडम में वापस आ जाएंगे। इसके बाद हारुतो के डैड उससे पूछते हैं कि इन सब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। हारुतो कहता है कि लगता है कि ये हीरो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, पर शायद जब भी ये इंपीरियल सोल्जर्स उन पे हमला करेंगे वो वापस जरूर आएगा। हारुतो के डैड उससे पूछते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो इंपीरियल सोल्जर्स थे।
हारुतो बहाने बनाने लगता है और कहता है कि मैंने तो बस गैस किया था, क्या मेरा गैस सही था? हारुतो के डैड कहते हैं कि मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि तुम सिर्फ एक 9 साल के बच्चे हो। हारुतो मन में कहता है माफ करना पर मैं अधेड़ उम्र का हूँ यार। इसके बाद सेफली शार्लेट और नटालिया वहाँ पहुंच जाते हैं। पहले शार्लेट अपने पप्पा से मिलती है पर उसके बाद वो जाके हारुतो को गले लगा लेती है। ये देख के उसके पेरेंट्स भी काफी हैरान होते हैं और शार्लेट कहती है कि वो अभी तक हारुतो को गलत समझ रही थी और बेचारे हारुतो को पहली बार उसकी छोटी बहन गले लगा रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत खुश था। पर इससे फ्ले जेलस फील करती है और उससे उसको दूर रहने को कहती है। इसके बाद शार्लेट रोज ही उसके रूम में पहुंच जाती है और उसके साथ खेलना चाहती है। ऐसे ही एक दिन शार्लेट हारुतो को सर्वेलेंस मैजिक यूज करता हुआ देखती है और उसकी काफी तारीफ करती है। वहीं हारुतो कहता है कि हाँ ये कमाल का तो है पर इसे एंशिएंट मैजिक को सीखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसकी सारी जानकारी लॉस्ट हो चुकी है। पर शार्लेट उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी इसके बारे में लाइब्रेरी में बुक्स पड़ी हुई है। इसके बाद शार्लेट उसे लाइब्रेरी में ले जाती है और उसे काफी सारी बुक्स उठा के दे देती है। उन बुक्स में हारुतो पढ़ता है कि एंशिएंट मैजिक्स नॉन एलिमेंटल होते हैं और इतनी चीजें पढ़ने के बाद उसे लगने लगता है कि कहीं उसका बैरियर मैजिक भी एंशिएंट मैजिक से तो रिलेटेड नहीं है। वो दोनों जब बुक्स को पढ़ रहे होते हैं हारुतो कहता है कि ये सारी चीजें तो मैंने एनिमे में देखी हैं। तो शार्लेट उससे पूछती है कि आखिर ये एनिमे क्या होता है। तो वो बड़ी तेजी से ही एनिमे के बारे में बहुत सारी चीजें उसे बताता है जिसे सुन के वो एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि उसे भी एनिमे देखना है। 2 हफ्ते बाद किसी तरह हारुतो ने मॉडर्न जापानीज इंटरनेट से कनेक्शन बिठा लिया था जहाँ वो शार्लेट को एक एनिमे दिखाता है। शार्लेट पिक्चर्स को मूव होता हुआ देख के और उसमें से आवाज आती हुई देख के बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है पर वो लड़की क्या बोल रही थी उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। शार्लेट के कहने पे हारुतो उसे जापानीज सिखाने को तैयार हो जाता है पर उसे लगता है कि वो सिर्फ 5 साल की है तो वो उसके लिए काफी मुश्किल होगा। पर शार्लेट इतनी जल्दी जापानीज सीख रही थी कि हारुतो को लगने लगता है कि ये कोई जीनियस है। 2 हफ्तों के अंदर शार्लेट जापानीज सीख जाती है और वो अब कुछ ज्यादा ही समय एनिमे देखने में बिता रही थी। हारुतो को लगता है कि किसी बच्चे के लिए इतना ज्यादा एनिमे देखना ठीक नहीं होगा तो शार्लेट को रोकने के लिए उसे स्ट्रिक्ट होना ही होगा। और जब शार्लेट अगला एपिसोड देखने जा रही होती है वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुम एक दिन में बस 3 घंटे देख सकती हो, ये बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। पर शार्लेट कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हारुतो मना कर देता है। इसके कुछ दिन बाद हारुतो के डैड सोल्जर्स के साथ चोरों को मारने निकल पड़ते हैं पर शार्लेट अपने फादर के लिए परेशान है और वो हारुतो से कहती है कि वो जाके उनकी मदद करे। हारुतो मान जाता है और जैसे एनिमे में हीरो होते हैं शार्लेट उसे वैसे ही ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। हारुतो को फिर से मानना ही पड़ता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके साथ ही वो पहले से बड़ा भी हो गया था। अब शार्लेट उसके साथ जाने की जिद करने लगती है पर हारुतो उसे मना करता है और उसे कहता है कि तुम यहीं से देख लेना। हारुतो उन चोरों को ढूंढ के अपने बैरियर मैजिक से उन सभी को एक जगह रोक देता है। वो उन सभी को ऐसे ही छोड़ के जाने वाला था पर फिर वो सोचता है कि शार्लेट उसे लड़ता हुआ देखना चाहती होगी तो वो जाके उन चोरों की कुटाई कर देता है और बड़ी ही जल्दी सभी को मार गिराता है। उसी वक्त उसके डैड भी वहाँ पहुंच जाते हैं और वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका नाम पूछते हैं। हारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले तो वो घबराया हुआ बोल देता है मैं ब्लैक रेंजर हूँ। ये सुन के गोल्ड मन ही मन कहता है ये कैसा बेतुका नाम है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही हो जिसने की मेरी वाइफ और बेटी की जान बचाई थी। हारुतो कहता है कि मुझे याद नहीं भाई। गोल्ड उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। हारुतो कूल से पोज दे के कहता है मेरा जिंदगी में एक ही मकसद है और वो है जस्टिस। मैं इस पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम करने आया हूँ। ऐसा बोलते हुए उसे शर्म भी आ रही होती है और तुरंत वहाँ से वो भाग जाता है। वो जब घर आता है उसकी हालत बहुत खराब थी पर शार्लेट को बहुत मजा आया था और उससे पूछती है कि तुम दोबारा कब जाओगे। हारुतो मन में ही सोचता है अब मुझे ये सब बार बार करना पड़ेगा और शार्लेट की वजह से हारुतो बार बार पावर रेंजर बन के गुंडों से लड़ने जाता है और ब्लैक नाइट के नाम से वो फेमस हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद हारुतो ने फाइनली अपनी कॉपी को बोलने और चलने लायक बना दिया था। ये कुछ शब्द बोलता भी है जो कि हारुतो ने इसमें प्रोग्राम किए थे और इसने काफी सारी बुक पढ़ के अपना दिमाग भी पकाया था। जिसके बाद वो थक हार के सो जाता है। तभी शार्लेट उठ जाती है और कहती है कि दो हारुतो इसमें से मेरे वाला कौन सा है। हारुतो कहता है कि इसमें से कोई भी तुम्हारा नहीं है। तभी हारुतो की मॉम उसे बुलाने लगती है। हारुतो अपने क्लोन से पूछता है कि क्या तुम मेरे बदले चले जाओगे पर वो मना कर देता है। वहाँ प्रिंस लॉइस और प्रिंसेस मारियाना आए थे जिनका की स्वागत पूरी गोल्ड फैमिली कर रही है। वो प्रिंस काफी ज्यादा बदतमीज था जिसे कि देख के हारुतो कहता है तो ये मेरे भाई बहन है। मारियाना लाउस को बदतमीजी करने से मना करती है लेकिन लाउस बड़बड़ किए ही जा रहा था। तभी वो प्रिंस हारुतो को देखता है और उसे कहता है कि तुम वही हो ना जिसे कि ऑर्फनेज से ये लोग उठा के लाए हैं। उसे पता है कि हारुतो का लेवल 2 है और वो उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। इसके बाद वो दोनों आमने सामने होते हैं और लाउस कह रहा होता है कि फिक्र मत करो मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हारुतो उसका लेवल चेक करता है तो वो देखता है कि उसका लेवल 9 है और वो मैक्सिमम 40 तक जाएगा। वहीं उसके डैड का लेवल 32 है और प्रिंसेस मारियाना का लेवल 14 है। शार्लेट ने उसे बताया था कि इस दुनिया में जिसका लेवल सबसे ज्यादा था वो था 77। इसके बाद लाउस उस पे हमला कर देता है पर हारुतो आसानी से उसके हमले को डॉज कर लेता है। ये देख
देख के लाओस कहता है ऐसे डॉज मत करो, मैं तुम्हें तमीज कैसे सिखाऊंगा। जिसके बाद हारुतो अपने ऊपर बैरियर लगा लेता है और उससे पिटने की एक्टिंग करने लगता है। मारते मारते उसका सर कुछ ज्यादा ही चढ़ जाता है और वो कहता है कि क्यों बे गेंडू, हिम्मत है तो मार के दिखा। तो हारुतो कहता है अच्छा जैसे आप कहें, और उसके टकले पे जोर की मारता है जिससे वो सीधा जमीन पे गिरता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। लॉस फिर से खड़ा होता है लेकिन हारुतो फिर से उसे नीचे गिरा देता है। प्रिंसेस गोल्ड से पूछती है कि क्या ये सच में लेवल 2 का है। गोल्ड कहते हैं पता नहीं, अब जो भी है मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो हारुतो पे फायर बॉल से हमला कर देता है, पर हारुतो अपने बैरियर का यूज करके उसके फायर बॉल को अब्सॉर्ब कर लेता है। लाओस को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और वो लगातार ही उस पे फायर बॉल से हमला करता रहता है, पर एक भी हमला हारुतो तक पहुंचता ही नहीं। लाओस ये सब देख के हैरान था और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा लेवल तो 2 है। हारुतो कहता है कि तुम्हें तुम्हारा मैजिक वापस चाहिए और उसकी पावर देख के लाओस घुटने टेक देता है। प्रिंसेस अपने भाई की हरकतों के लिए उससे माफी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा लेवल सच में 2 है। हारुतो हाँ कहता है और वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से आने के बाद हारुतो सोच रहा होता है कि रॉयल कैपिटल को पता है कि मेरा लेवल 2 है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में पता कर रहे हो। अगले दिन शार्लेट कुछ चोरों को देखती है और हारुतो को उन्हें रोकने को कहती है। तभी फ्ले भी वहाँ आ जाती है और उसके साथ जाना चाहती है और शार्लेट भी उसे ले जाने को कहती है। वो कहती है कि जब भी हीरो कोई मुसीबत में फंसता है उसका पार्टनर उसे आके बचाता है, ऐसा हर स्टोरी में होता है। हारुतो उसे ले जाना नहीं चाहता था पर दोनों जिद करने लगते हैं तो उसे मानना ही पड़ता है। वो जाने से पहले फ्ले को बोलता है कि वो कोई भी खून खराबा ना करे क्योंकि शार्लेट उन्हें देख रही होगी। इसके बाद हारुतो उन चोरों के पास पहुंच जाता है और उसके साथ ही फ्ले भी अपनी एंट्री लेती है और कहती है मैं हूँ क्रिम्सन नाइट, और हारुतो के मना करने के बावजूद भी वो उनको झुलसा झुलसा के मारने लगती है। जिसके बाद हारुतो अपने बैरियर से उन चोरों को बचा लेता है और फ्ले के कान के नीचे एक टपली लगाता है और कहता है कि मैंने कहा था ना ऐसे खून खराबा नहीं करना है, और कहता है कि तुम रहने दो, मैं इन्हें देख लूंगा। हारुतो बेचारा थकी हारे हालत में वापस आता है पर शार्लेट बहुत खुश थी और वो फ्ले को हीरो वाले पोजेस बताने लगती है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि हारुतो से हारने के बाद काफी गुस्से में है। तभी एक बंदा वहाँ आता है और उसे खाने के लिए बुलाता है और वो उससे कहता है कि कल के टूर पे शार्लेट को भी इनवाइट करना है। प्रिंस उसे ले जाना नहीं चाहता पर वो बंदा कहता है कि ये सारे ऑर्डर किंग के हैं। अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं और उसके साथ हारुतो का क्लोन था। शार्लेट तो हारुतो के लिए खाना लाई थी और वो क्लोन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मुझे वहाँ खाना खाने के लिए तुमने भेज दिया, मैं तंग आ गया हूँ वो सारे काम कर करके जो कि तुम नहीं करना चाहते। और वो बेड पे लेट जाता है और शार्लेट हारुतो को बताती है कि वो कल के टूर पे जा रही है, जो सुन के हारुतो डिसाइड करता है कि वो भी उसके साथ जाएगा। बाद में हारुतो कल के टूर का रास्ता देख रहा होता है, तभी उसे कुछ लोग दिखते हैं जो कि पता नहीं क्या कर रहे थे। हारुतो उनके पास पहुंच जाता है और वो उनसे पूछता है और भाई लोग क्या चल रहा है यहाँ, पर वो सभी उस पे हमला करने लगते हैं। पर हारुतो उन सभी को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। लेकिन तभी एक बंदा उस मैजिक सर्कल से काफी सारे स्केलेटन्स को समन कर देता है। वो सभी हारुतो पे हमला कर देते हैं। हारुतो बड़ी ही आसानी से उन सभी को मार देता है पर वो बार बार वापस से खड़े हो जा रहे थे। तभी उसकी नजर उनके चेस्ट पे कुछ लाल चीज पे पड़ती है, जिसके बाद वो स्केलेटन्स बाकी सभी पे हमला करने लगते हैं। इससे परेशान होके वो बंदा एक गोलम को समन कर देता है। उसे देख के हारुतो थोड़ा डर जाता है और उससे बचने के लिए अपने बैरियर का यूज करता है, पर वो गोलम उसके बैरियर को तोड़ के उसे पंच कर देता है। जिसके बाद हारुतो उसके सभी हमले को डॉज कर रहा होता है और उसके सेंटर में उसे कुछ रेड सी चीज दिखती है। वो अपने बैरियर मैजिक से उसके सेंटर पे हमला करता है, जिसके बाद वो गोलम भी उन्हीं सब पे उल्टा हमला करने लगता है। जिसके बाद हारुतो उन सभी को बांध देता है। हारुतो उनके लीडर से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो, पर वो कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो उसके सारे साथियों को एक बड़े से गड्ढे में फिकवा देता है और कहता है कि या तो मेरे सवाल का जवाब दो या तो मैं तुम्हें जिंदा ही गाड़ दूंगा। जिसके बाद वो बता देता है कि वो क्वीन के समनर यूनिट में से एक है और उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो कल के टूर के दौरान हमला करे। वो उससे पूछता है कि तुम आखिर हमला क्यों करना चाहते थे, तो वो बंदा बताता है कि हमारा गोल शार्लेट को मारना है। ये सुन के हारुतो शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो शार्लेट को क्यों मारना चाहते हैं। वो बंदा बताता है कि जो शार्लेट का मैजिकल पावर है वो एक दिन क्वीन से भी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से किंगडम 2 हिस्सों में बंट सकता है। पहले हमने इंपीरियल सोल्जर्स का यूज किया था शार्लेट को मारने के लिए, पर क्योंकि वो फेल हो गए तो हमें भेजा गया। हारुतो समझ जाता है कि ये सब कुछ उसी क्वीन ने किया है जिसने कि उसे बचपन में अकेला जंगल में छोड़ दिया था। ये सब सोच के हारुतो को गुस्सा आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो गोलम भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो उस बंदे को पकड़ के इधर से उधर घुमा रहा होता है। हारुतो सोचता है कि मैं जिनसे भी प्यार करता हूँ मैं किसी को भी उनको खुद से अलग नहीं करने दूंगा, चाहे वो मेरी अपनी बायोलॉजिकल माँ ही क्यों ना हो। अगले दिन वो सभी टूर पे निकल चुके हैं। वहीं शार्लेट लाओस से कह रही होती है कि आप दुखी मत हो कि आप हारुतो से हार गए, आपकी तो किस्मत अच्छी है कि आपको हारुतो से लड़ने का मौका मिला, वैसे भी आप हारुतो को कभी नहीं हरा सकते। ये सब सुन के प्रिंस को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना सारा गुस्सा हारुतो पे निकाल
रहा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम कोई रिटर्न डीमन तो नहीं हो। हारुतो पूछता है कि ये क्या होता है। शार्लेट बताती है कि जब कोई डीमन ह्यूमन से शादी करता है तो उसके डिसेंडेंट्स में रेयरली डीमंस के ट्रेट्स आ सकते हैं। पर फिर वो दोनों बात करने लगते हैं कि ना तो उसके कोई सींग है, उसके तो कान भी नॉर्मल है। इसके बाद वो सभी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। शार्लेट और प्रिंसेस खेतों में खेलने चले जाते हैं। वहीं हारुतो अपने डैड के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि शायद क्वीन कॉन्सर्ट शार्लेट को मारना चाहती है। उसके फादर बताते हैं कि पिछली रात मुझे ब्लैक नाइट की तरफ से एक और लेटर मिला। जब मैंने उसमें लिखी हुई डायरेक्शंस फॉलो की तो मुझे क्वीन के कुछ मैजिशियंस मिले जो कि बेहोश पड़े थे। मुझे पता था कि वो मुझे दुश्मन समझती है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शार्लेट की जान के पीछे पड़ेगी, पर हम उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते। हारुतो कहता है कि काश वो एक दिन गायब हो जाए, पर उसके डैड कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो रॉयल कैपिटल में तबाही मच जाएगी, क्योंकि किंग जिल्क ने अपनी अथॉरिटी कब की खो दी थी, जिसकी वजह से काफी सारे नोबल्स ने उनकी पोजीशन छीनने की कोशिश की, पर क्वीन के होते हुए वो ऐसा नहीं कर पाए। इसका मतलब अगर क्वीन की मौत हो जाती है तो किंगडम में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। इसके आगे उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे पैदा होने से 2 साल पहले किंग के द्वारा एक आर्मी बनाई गई थी डीमन किंग को खत्म करने के लिए। उसके साथ गिजोलियट भी थी जिसने कि अकेले ही डीमन किंग को मार डाला, जिसकी वजह से उसे सभी लोग हीरो कहने लगे और सभी लोग उसे फ्लैश प्रिंसेस के नाम से जानने लगे। जिसके बाद उसने किंग से शादी कर ली और अब वो किंगडम को किसी भी तरह से अपने कब्जे में करना चाहती है। पर हाँ, अगर कोई क्वीन कॉन्सर्ट से पावरफुल आ गया तो फिर अलग बात है। तो हारुतो उससे पूछता है तो आप क्यों नहीं किंग बन जाते, जिस पे वो कहते हैं कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता तो मैं किंग नहीं बन सकता, पर हाँ एक इंसान जरूर है जो कि अभी बहुत छोटी है, पर बड़ी होने के बाद वो जरूर इस किंगडम को लीड कर सकती है। हारुतो कहता है कि आप शार्लेट की बात कर रहे हैं ना। उसके डैड कहते हैं कि अभी उसे नहीं पता है, पर वो एक दिन क्वीन से ज्यादा पावरफुल होगी। और वो हारुतो से कहते हैं कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। हारुतो कहता है कि हाँ, जब तक शार्लेट बड़ी नहीं हो जाती मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फ्ले उसके पास आके कहती है कि मैं उस औरत को मार दूंगी और आपकी पिछली जिंदगी का बदला लूंगी, पर हारुतो कहता है कि नहीं, उसे मैं मारूंगा। वो औरत जरूर फिर से कुछ प्लान करेगी और मुझे शार्लेट को प्रोटेक्ट करना होगा। लगता है माँ और बेटे का फिर से मिलने का समय आ चुका है। इसके बाद हम क्वीन को देखते हैं और उसके दो सुंदर बालों की लटाओं को, जिसे ये सभी लोग बता रहे होते हैं कि एक ब्लैक नाइट नाम का बंदा है और वही है जो कि बॉर्डर पे हम सभी लोगों को मार रहा है। हमें लगता है कि उसी ने समनर यूनिट को खत्म किया होगा। ये सुन के क्वीन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमसे एक छोटा सा बच्चा नहीं मारा जा रहा, और कहने लगती है कि मैं इसी तलवार से उस ब्लैक नाइट को मार दूंगी जिससे कि मैंने डीमन किंग को मारा था। तभी वहाँ ब्लैक नाइट पहुंच जाता है और वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके सभी को बेहोश कर देता है। और वहाँ पहुंच के वो कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा। क्वीन उसे देख के कहती है कि यहाँ इतने सारे बैरियर थे, तुम अंदर कैसे आ गए। ब्लैक नाइट कहता है अच्छा वो सारी चीजें, उन्हें तो मैंने तोड़ दिया। इसके बाद क्वीन अपने मैजिक से हारुतो को पानी में डुबाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हारुतो आराम से पैरों के नीचे बैरियर बनाता है और बाहर आ जाता है। इसके बाद क्वीन फिर से उस पे हमला कर देती है, लेकिन हारुतो अपने बैरियर का यूज करके आराम से बच जाता है। लेकिन इसके बाद क्वीन फायर का हमला करती है जो कि हारुतो को लग जाता है और हारुतो नीचे गिर जाता है। क्वीन को लगता है कि उसने हारुतो को हरा दिया, पर हारुतो खड़ा होता है और कहता है ओह, तो तुम स्वॉर्ड के अलावा इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ यूज कर सकती हो, मुझे तो सच में जलन हो रही है। तभी हारुतो अचानक से उस पे हमला कर देता है। क्वीन उसके अटैक को ब्लॉक तो कर लेती है, लेकिन वो उसका ऑरा बिल्कुल भी नहीं सेंस कर पा रही थी। इसके बाद हारुतो लगातार ही क्वीन पे हमला करता रहता है। उसके अटैक्स को ब्लॉक करते करते क्वीन का माना खत्म हो रहा होता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल के उस पे हमला कर देती है, जिसके बाद हारुतो भी उससे तलवार से लड़ने लगता है। क्वीन हारुतो पे भारी पड़ रही थी और वो कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन तभी हारुतो उसकी तलवार को पीछे गिरा देता है और उसके गले में एक कॉलर लगा देता है। क्वीन उस कॉलर को निकालने की कोशिश करने लगती है, पर हारुतो कहता है कि अगर तुमने इसे निकालने की कोशिश की तो अपना सर खो बैठोगी, और तुमसे मेरी एक डिमांड है कि तुम गोल्ड फैमिली और उनके एरिया के ऊपर कुछ भी नहीं करोगी। ये कॉलर तुम्हारे गर्दन पे लटका ही रहेगा जब तक कि मैं तुम्हें माफ करने लायक ना समझूं। इसके बाद सीधा हम 5 साल बाद का टाइम देखते हैं। अब दोनों ही प्रिंस और प्रिंसेस काफी बड़े हो चुके हैं। वहीं शार्लेट ने इन 5 सालों में कुछ भी नया नहीं किया है और वो सभी अभी स्नो में खेलने आए हैं। यहाँ हारुतो फ्ले से पूछता है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। फ्ले कहती है कि ये पहली आउटफिट थी जो आपको पसंद आई थी, तो मैं इसके अलावा कुछ और कैसे पहन लूं। तो फ्ले अपने बैरियर मैजिक से उसके लिए नए कपड़े बना देता है और उससे कहता है कि इसके बाद अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। फ्ले कहती है कि हाँ, मेरे पास 10 और प्रॉब्लम्स हैं, पर हारुतो उसी वक्त उसे मना कर देता है। इसके बाद शार्लेट हारुतो को एक अटैक के बारे में बताती है जो कि उसने सीखा था, लेकिन वो उसे यूज नहीं कर सकती थी, तो हारुतो को वो उसे यूज करने को कहती है। हारुतो उसे मना नहीं कर पाता और वो अटैक करके उसे दिखाता
दिखाता है, जो कि देख के शार्लेट बहुत खुश हो जाती है। उसी वक्त उनके वहाँ पेरेंट्स आ जाते हैं और वहाँ वो बड़ा सा छेद देख के वो हैरान हो जाते हैं। शार्लेट कहती है कि इससे तो उन्हें तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता लग जाएगा। तो हारुतो अपने मैजिक का यूज करके वहाँ ब्लैक नाइट बना देता है और कहता है कि ये इसकी करामात है, ये यहाँ से गुजर रहा था और शार्लेट के कहने पे इसने एक अटैक करके दिखा दिया। इसके बाद हारुतो अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि काफी सालों से प्रिंसेस ने उनके खिलाफ कुछ किया नहीं है, यहाँ तक कि उसने पब्लिकली आना भी बंद कर दिया है। सुनने में आया है कि वो एक कॉलर पहनने लगी है। शुरू में सबको लगा कि वो फैशन के तौर पे उसे पहन रही है, पर धीरे धीरे अब सभी को लगने लगा है कि उसने ये गलती से पहन लिया और अब उसे उतार नहीं पा रही है। इन सब के बाद हारुतो सोचता है कि अब मैं शांति से अपनी जिंदगी जी पाऊंगा और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं कि इस स्प्रिंग से तुम रॉयल कैपिटल में स्कूल ज्वाइन करोगे। लेकिन ये सुन के हारुतो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी उसे स्कूल से ही सबसे ज्यादा नफरत थी और स्कूल जाने के बारे में सोच के ही उसे सदमा लग जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं अपने रूम में ही छुप जाऊंगा और कभी बाहर ही नहीं आऊंगा। इसके बाद हारुतो के डैड उसे कह रहे होते हैं स्कूल जाने के लिए, पर हारुतो मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे किंग के द्वारा लिखा हुआ रिकमेंडेशन लेटर दिखाते हैं। हारुतो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्वीन क्यों चाहती है कि वो स्कूल को अटेंड करे। हारुतो के डैड बताते हैं कि प्रिंस लाउस भी एक ग्रेड स्किप करके उस स्कूल को अटेंड करेगा, जिसे सुन के हारुतो और दुखी हो जाता है। इसके बाद हारुतो के डैड कहते हैं कि तुम जब वहाँ जाओगे अपने साथ किसी को लेके जाना होगा, क्योंकि वो एक नई जगह है, तुम अकेले नहीं रह सकते। तो फ्ले को तो वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। तो हारुतो की मॉम आके कहती है कि तो मैं चली जाती हूँ तुम्हारे साथ, पर ये सुन के वो दोनों ही मना कर देते हैं। तो हारुतो की मॉम कहती है कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इस टाइम में तुम ढूंढ लो कि तुम अपने साथ किसको लेके जाओगे। लेकिन हारुतो अभी भी स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और वो अपनी कॉपी से कहता है कि मेरे बदले तुम स्कूल चले जाना, लेकिन उसकी कॉपी मना कर देती है। हारुतो उससे कहता है कि तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते, तो ऐसे में तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा और सारा इल्जाम किंग पे चला जाएगा कि उसने तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर क्यों लिखा था। पर उसकी कॉपी कहता है कि तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते, बस अपनी मैजिक पावर को यूज मत करना। पर हारुतो कहता है कि अगर मेरा वहाँ किसी से पंगा पड़ गया तो मुझे बैरियर मैजिक यूज करना पड़ेगा। जिस पे कॉपी कहता है तो क्या मैं वहाँ जाके बच्चों से पिट जाऊँ कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे पास रिप्लेसमेंट है, कि तुमने कितने हारुतो बना रखे हैं। पर हारुतो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, शार्लेट ने कभी मुझे दूसरी कॉपी बनाने ही नहीं दी। इसके बाद उसकी कॉपी नौटंकी करने लगती है, जिसके बाद हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें बैरियर मैजिक से प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम्हें इस मिशन पे तो जाना ही होगा। तो ना चाहते हुए भी कॉपी को उसकी बातें माननी पड़ती हैं। इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जिसे कि हारुतो ने 5 साल लगाकर बनाया है अपने रहने के लिए। वो अपना मस्त गेम ही खेल रहा होता है कि वहाँ शार्लेट और फ्ले पहुंच जाते हैं और शार्लेट वहाँ एनिमे देखने आई थी। हारुतो उससे पूछता है कि तुम काफी समय से यहाँ नहीं आई, मुझे तो लगा कि तुमने एनिमे देखना बंद ही कर दिया। पर शार्लेट कहती है कि मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आने का टाइम नहीं मिलता, पर मैं और एनिमे देखना चाहती हूँ। तो हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ और उसे अपना नया मैजिक दिखाता है, पर मैंने अभी तक इसे किसी जिंदा चीज से टेस्ट नहीं किया है। तो फ्ले अपनी कॉपी से कहता है कि एक कॉपी जरा इसके पास आना। कॉपी कहता है कि तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तुम क्यों नहीं आगे आ जाते। हारुतो को ये सुन के गुस्सा आ जाता है। तभी कॉपी कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तुम डायमेंशन में फंस ना जाओ। ही। लेकिन फ्ले को गुस्सा आ जाता है, वो जल्दी से उधर जाती है और उसे उठा के इधर पटक देती है। तो इस तरह से इन्हें पता चल जाता है कि ये मैजिक इंसानों के लिए भी सेफ है। तो हारुतो सीधा एक गेट पे ही अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक लगा देता है, जो कि सीधा उन्हें कासल के अंदर पहुंचा देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उसी रूम में हैं। तभी हारुतो कहता है अरे हाँ, मुझे तो अटेंडेंट ढूंढना था। ये सुन के शार्लेट पूछती है तुमने क्या ढूंढना था, पर हारुतो कहता है नहीं कुछ नहीं, मैं थोड़ी देर वॉक करके आता हूँ। इसके बाद हारुतो एक विलेज में पहुंचता है जहाँ की सारे लोग स्केलेटन्स थे। ये वही स्केलेटन्स हैं जिन्हें की हारुतो ने 5 साल पहले मारा था। ये सभी हारुतो का स्वागत करते हैं। हारुतो ने जब इन्हें हराया था ये सभी उसको फॉलो करने लगे, जिसकी वजह से हारुतो ने उन्हें ये जमीन दे दी रहने के लिए। तभी हारुतो के पास एक स्केलेटन आता है जिसका की नाम उसने जॉनी रखा था और वो उन्हें उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है जिनके के पास की कोई जगह नहीं थी रहने को। तो अब वो वहाँ ही रहने लगे, यानी उनका विलेज पहले से काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। तभी जॉनी कहता है कि क्या आप बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स भी देखना चाहेंगे। इसके बाद वो उस जगह पे उसे ले जाते हैं जहाँ की वो खेती करते हैं और वो इसे ये दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं और इसको लेके वो बहुत ज्यादा खुश हैं। हारुतो सोचता है कि ये लोग तो ये सब नहीं खा सकते, तो लगता है इन्होंने इन्हें मॉन्स्टर्स के लिए उगाया है, ये कितने अच्छे हैं। इसके बाद जॉनी उसे काफी सारी अलग अलग चीजें दिखाता है और वो बढ़ किए ही जा रहा था। तभी हारुतो उसे अपना अटेंडेंट बनाने के बारे में सोचता है। उसे बस किसी तरह इसको ह्यूमन जैसा दिखाना होगा और उसका काम बन जाएगा, पर लेकिन वो अभी भी बढ़ किए ही जा रहा था। तो हारुतो सोचता है कि अगर मैं इतनी सारी बातें रोज सुनूंगा तो मर ही जाऊंगा। इसके बाद हारुतो नदी के किनारे बैठा हुआ था जहाँ की वही बड़ा सा गोलम आ जाता है। हारुतो कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी यहाँ हो। इसका नाम हारुतो ने गीगान रखा था। वो हारुतो को एक फूल देता है और शर्माने लगता है। उसकी आवाज
सुन के हारुतो को पता लगता है कि वो एक फीमेल है। उसे देख के हारुतो सोचने लगता है कि ये काफी अच्छी है और अटेंडेंट भी बन सकती है, पर ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है। इसके बाद हारुतो थक हार के वापस आ जाता है। यहाँ फ्ले उससे पूछती है, आप अटेंडेंट के बारे में क्या बोल रहे थे? हारुतो चिल्लाता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है और बेचारी फ्ले को रोता हुआ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन शार्लेट हारुतो के पास आती है और कहती है कि मैंने ब्लैक नाइट के लिए एक नया नाम सोचा है, शिवा। वो उसे बताती है कि उसने ये इंटरनेट पे पढ़ा, ये एक गॉड है जो कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन करता है और उसे लगता है कि ये नाम हारुतो के लिए परफेक्ट होगा। इसके बाद हम एक स्नोई जगह को देखते हैं जहाँ के कुछ लोग एक बड़े से ड्रैगन को मार रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन वहाँ से बच के भाग जाता है, लेकिन तूफान की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी चोट और ज्यादा गहरी हो जाती है। इसके बाद हारुतो के डैड उसे बता रहे होते हैं कि एक बड़ा सा नीला ड्रैगन उनके बॉर्डर पे देखा गया है, कि वो ड्रैगन यहाँ भी आ सकता है और बहुत तबाही मचा सकता है और वो फ्ले को इसे हैंडल करने को कहते हैं। पर फ्ले कहती है कि मैं बस लॉर्ड हारुतो के लिए काम करती हूँ। तो हारुतो कहता है कि ठीक है, ये मेरा ऑर्डर है फिर। लेकिन फ्ले मुंह बिचकाने लगती है। हारुतो उससे पूछता है कि क्या हुआ? फ्ले कहती है कि इतना बड़ा ड्रैगन तो काफी सालों पहले जन्मा होगा, लेकिन मैं किसी ब्लू ड्रैगन को नहीं जानती हूँ। इसका मतलब है जब ह्यूमंस और डीमंस की लड़ाई हो रही थी तो ड्रैगन डर के मारे माउंटेन्स में छुप गया होगा, इसलिए मैं उस डरपोक ड्रैगन को बचाना नहीं चाहती। इसके बाद हारुतो अपने डैड से कहता है कि हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए और वो उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वहीं गेट के बाहर शार्लेट को देख के हारुतो कहता है कि ऐसे तुम्हें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। शार्लेट कहती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी और फ्ले से पूछती है कि क्या तुम सच में उस ड्रैगन को नहीं बचाओगी? हारुतो भी ऐसा ही कहता है, जिसके बाद फ्ले भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ड्रैगन के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ड्रैगन की हालत काफी बुरी हो चुकी है, लेकिन तभी कुछ एडवेंचरर्स उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो दोनों वहां पहुंच के उन्हें रोक देते हैं और हारुतो उस ड्रैगन को हील करने लगता है, जिसके बाद वो दोनों मिलके सभी एडवेंचरर्स को कूट देते हैं। वो ड्रैगन ठीक होके खड़ा हो जाता है। हारुतो अपना इंट्रोडक्शन दे ही रहा होता है कि वो ड्रैगन उसे जमा देता है। ये देख के फ्ले ड्रैगन पे चिल्लाने लगती है। तभी हारुतो उससे बाहर आ जाता है और कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो उन्हें एडवेंचरर्स को देख के डर गई होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कहूंगा? एक तो मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे ही जमा दिया, तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं है? तभी वो ड्रैगन हारुतो से कहता है क्या तुमने मुझे बचाया? हारुतो डायरेक्टली उसकी आवाज अपने दिमाग में सुन रहा था। हारुतो उस ड्रैगन से पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो ड्रैगन हारुतो को इग्नोर कर देती है और फ्ले से पूछती है कि तुम एक डीमन हो के ह्यूमन को क्यों फॉलो कर रही हो? वो कहती है कि क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ज्यादा ग्रेट हैं, आओ मैं तुम्हें इनके बारे में बताती हूँ। और वो पूरी कहानी बताने में सारा दिन गवा देती है और वहाँ शाम हो चुकी है। सारी कहानी सुनने के बाद ड्रैगन कहती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, किसे पता था कि डीमन किंग दोबारा से रीइंकार्नेट होके वापस आएंगे। इसके आगे वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने डीमंस के साथ लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि मुझे लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो उसे बताती है कि वो 300 सालों से पहाड़ों में रह रही थी। ये सुन के हारुतो एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है 300 सालों तक? इतने सालों तक तुमने किया क्या? वो ड्रैगन बताती है कि शुरू में तो मैं बस वहाँ पड़ी रहती थी, पर एक दिन वहाँ आराम करने के लिए एक एडवेंचरर आया जिससे वहाँ एक बुक गिर गई थी। वो बुक मैंने कई बार पढ़ी, पर मुझे और भी बुक पढ़नी थी, तो फिर मैं शहर की तरफ चली गई और ह्यूमन में बदल के बहुत सारी बुक्स लेके आती थी और काफी सारी नॉलेज इकट्ठा की। लेकिन एक दिन एडवेंचरर्स को उसकी लोकेशन का पता लग गया और उसके बाद ये सारी घटना घट गई। ये कहानी सुन के फ्ले रोने लगती है और कहती है कि मैं पेंडेमोनियम में तुम्हें आने की इजाजत देती हूँ। हारुतो उससे पूछता है ये पेंडेमोनियम क्या है? फ्ले कहती है जो आपका विलेज है उसका नाम शार्लेट ने पेंडेमोनियम रखा है। हारुतो कहता है कि हम तुम्हें यहाँ रहने के लिए घर देंगे, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? वो ड्रैगन कहती है कि मैं एक ब्लिजर्ड ड्रैगन हूँ और मैं अभी से आपको अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। अब से मेरी जिंदगी आपकी है। और उसे बदलते हुए देख के हारुतो समझ जाता है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने जा रही है, तो वो जल्दी से उसे कपड़े पहना देता है। जिसके बाद हारुतो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर वो कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, तो हारुतो उसका नाम लीजा रख देता है, जो कि लीजा को बहुत पसंद भी आता है। तभी फ्ले कहती है लीजा मैं लॉर्ड हारुतो की जिंदगी में पहले आई थी, तुम इसका मतलब समझ रही हो ना? लीजा कहते है कि हाँ। तभी हारुतो उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। लीजा अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी उड़ सकती थी, तो वो उड़ के उसके पीछे जाने लगती है। वहीं नीचे फ्ले गुस्से में थी और वो बेचारी दौड़ के उसके पीछे जा रही है। अगले दिन हारुतो लीजा को अपनी फैमिली से मिलवाता है और कहता है ये लीजा है, एक ब्लिजर्ड ड्रैगन, और ये यहाँ एक मेड की तरह काम करना चाहती है। शार्लेट और नटालिया उसे देख के काफी खुश होते हैं। वहीं गोल्ड कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, ये वही ब्लिजर्ड ड्रैगन है। इस बात को चलो भूल जाते हैं कि तुम इसे यहाँ कैसे लेके आए हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक ये कासल के रूल्स को फॉलो करेगी। इसके बाद फ्ले लीजा को काम सिखा रही होती है। सबसे पहले वो उसे झाड़ू मारना सिखा रही थी, लेकिन उसी से झाड़ू टूट जाता है और वो लीजा से कहती है कि देखा तुमने, ऐसी चीजें हो सकती है, तो तुम्हें संभल के काम करना होगा। इसके बाद लीजा झाड़ू मारना शुरू करती है, तो वो बहुत अच्छे से झाड़ू लगा रही थी, जो देख के फ्ले कहती है तुमने तो अच्छी झाड़ू लगा दी। इसके बाद फ्ले उसे बर्तन साफ करना सिखा रही थी। लीजा भी ये काम बहुत अच्छे से कर
रही थी, लेकिन फ्ले से सारे बर्तन टूट रहे थे। इसके बाद वो उसे खाना बनाना सिखा रही होती है, लेकिन वो खाना भी जला देती है। और जब लीजा खाना बनाती है तो वो बहुत अच्छे से बनाती है और सभी को उसकी तारीफ करता देख के फ्ले जेलस फील करने लगती है। इसके बाद वो सभी लीजा का बनाया हुआ खाना खाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। लीजा शार्लेट का मुंह पूछती है, वहीं फ्ले दुखी होकर कोने में बैठी हुई है। नटालिया लीजा से पूछती है कि तुम तो सही में सारे काम कितने अच्छे से करती हो, क्या तुम्हें और भी चीजें आती हैं? जिस पे लीजा कहती है कि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मेरे पास मैजिक की बहुत नॉलेज है। तो नटालिया उससे कहती है तो क्यों ना तुम शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाओ। तो इसके बाद लीजा शार्लेट की पर्सनल मेड बन जाती है। वो सुबह सुबह उसे उठाती है और उसे उठाने के बाद उसके कपड़े चेंज करवा के बाहर ले आती है और उसे अलग अलग मैजिक सिखाने लगती है और साथ ही वो उसकी पढ़ाई में भी मदद कर रही थी। इसके बाद हारुतो कहीं जा रहा होता है, तभी शार्लेट उसे रोकती है और कहती है, देखो मैंने कितना बड़ा फायर बॉल बनाया है। ये देख के हारुतो भी इम्प्रेस हो जाता है और वो लीजा से पूछता है कि ये तुम पानी का क्या कर रही हो। वो बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस कपड़े धो रही हूँ। ये सुन के हारुतो हैरान हो जाता है कि लीजा मैजिक सिखाते सिखाते भी काम कर सकती है। तभी शार्लेट कहती है कि अगर तुम कोई काम नहीं करना चाहती तो मुझे बता देना और मैं तुम्हारी दोस्त भी बनना चाहती हूँ। ये सुन के लीजा हारुतो की तरफ देखती है। हारुतो कहता है कि अगर तुम उसका दोस्त बनना चाहती हो तो बिल्कुल बनो, जिस पे लीजा भी कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जिसके बाद शार्लेट उसे गले लगा लेती है। इतना प्यारा सा मोमेंट देख के हारुतो रोने लगता है। हारुतो सोचने लगता है कि लीजा कितनी समझदार है और वो कितनी जल्दी ही सारी चीजें सीख लेती है, ये तो परफेक्ट अटेंडेंट बनेगी। वो उसे अटेंडेंट बनने के लिए पूछने ही वाला होता है कि उसे याद आता है कि अभी अभी तो दोस्त बने हैं, मैं इनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो सोचता है कि लीजा एक बार अटेंडेंट बन के कैपिटल में चली गई तो वो टेलीपोर्टेशन डोर का यूज करके उसे वापस भेज देगा और इसके बाद वो अपने एक्सपेल होने के मिशन पे फोकस कर सकता है। इसके बाद हम शार्लेट को देखते हैं जो कि एनिमे देख के हारुतो के रूम से जा रही थी। तभी हारुतो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल ही गया, अगले हफ्ते से मैं रॉयल कैपिटल में स्कूल जा रहा हूँ, मेरे सारे आज के प्लान तुम कैंसिल कर दो और सभी नाइट्स को एक साथ इकट्ठा करो। और शार्लेट कहती है कि ये राउंड टेबल की एक इमरजेंसी मीटिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो रखे हैं और शार्लेट उस मीटिंग को शुरू करती है। आज का टॉपिक है कि अगले हफ्ते से हारुतो रॉयल कैपिटल में स्कूल जाने वाला है। तभी फ्ले कहती है कि हारुतो ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, आखिरकार वो ह्यूमंस के स्कूल में उनसे क्या सीख लेंगे, वो तो डीमन किंग है। तभी जॉनी उसे रोकता है, हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन ये बात शार्लेट हल्के से सुन लेती है और कहती है, ये तुमने क्या कहा, क्या ये कोई इन्फॉर्मेशन है हारुतो के बारे में जो मुझे नहीं पता? फ्ले कहती है, हाँ ये हमारे डीमंस के बीच में एक सीक्रेट है। ये सुन के शार्लेट दुखी हो जाती है और जॉनी उसे दिलासा देने लगता है, हारुतो आपसे बहुत प्यार करते हैं वो और आपको एक दिन जरूर बता देंगे। इसके बाद शार्लेट कहती है, चलो फिर मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आखिर हारुतो स्कूल जाना क्यों चाहता है। वो बताती है कि एक दिन वो स्कूल से रिलेटेड एनिमे देख रही थी तो उसने हारुतो से पूछा था कि स्कूल कैसा होता है। हारुतो ने उसे बताया था कि स्कूल बहुत ही खतरनाक और डरावनी जगह होती है और वो आगे कहती है कि एनिमे के हिसाब से स्कूल में एक हिडन काउंसिल होगा और वो अच्छे स्टूडेंट को बुरे रास्ते में लेके जाएंगे और वो उन्हें मैजिक बैटल्स में लड़वाएंगे और उसके पीछे एक खुफिया ग्रुप होगा जिसका मिशन किंगडम को तबाह करना होगा और इसीलिए शायद हारुतो स्कूल जाके उन्हें खत्म करना चाहता है। ये सारी बातें सुन के फ्ले और जॉनी हैरान हो जाते हैं। शार्लेट आगे बताती है कि हारुतो जरूर कैपिटल में एनीवेयर डोर इंस्टॉल करेगा और मैं, फ्ले और लीजा कैपिटल जाएंगे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए और वो गिगान और जॉनी को तैयारियां करने को कहती है ताकि वो पेंडेमोनियम को और ज्यादा आगे बढ़ा पाए। लेकिन लीजा ये सारी बातें हारुतो को बता देती है। हारुतो उसे थैंक्स बोलता है। लीजा ब्लश करने लगती है और उससे पूछती है कि क्या आप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से लड़ने वाले हैं। हारुतो मन में सोचता है, मुझे इसे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। हारुतो कहता है कि मैं इस मिशन को सीक्रेटली कंप्लीट करना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि तुम कैपिटल में मेरी अटेंडेंट बन के चलो। लीजा मान जाती है। अगले सीन में हम शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले से कह रही होती है कि तुम्हारे कपड़े बाकी मेड जैसे क्यों नहीं है। तो फ्ले उसे बताती है कि ये उस टाइम की बात है जब हारुतो ने उसे मेड बनने को ऑर्डर दिया था, जहाँ मेड्स उसके लिए यूनिफॉर्म लेके आई थी, लेकिन सारी यूनिफॉर्म्स उसके लिए छोटी पड़ जाती है और इसीलिए उसे अपने लिए कस्टम कपड़े सिलवाने पड़ गए। तभी शार्लेट लीजा को उड़ते हुए देखती है। वो फ्ले से पूछती है कि क्या तुम उड़ नहीं सकती, पर फ्ले कहती है कि ऐसा नहीं है, बस मुझे भी उड़ने की आदत नहीं है। तभी शार्लेट उससे कहती है कि क्या तुम मुझे उड़ना सिखा सकती हो, मुझे भी उड़ना है। फ्ले कहती है कि ठीक है और उसे उड़ के दिखाने लगती है, पर वो उड़ने की जगह बस ऊपर से नीचे उछल रही थी। लेकिन शार्लेट इसे भी देख के खुश हो जाती है और कहती है कि ये कितना अमेजिंग था। वही इन सब चीजों को हारुतो भी देख रहा होता है और कहता है इसे उड़ना थोड़ा कहते हैं। तभी नटालिया वहां आ जाती है। शार्लेट से कहती है कि तुम अभी फ्लाइट मैजिक यूज नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी छोटी हो। ये सुन के शार्लेट का मुंह रोने वाला हो जाता है, पर फ्ले से ये सब देखा नहीं जा रहा था तो वो हारुतो से मदद मांगने जाती है। हारुतो उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और उसे कहता है कि ये लो, इसे अपने साथ ले जाओ। हम देखते हैं कि हारुतो ने उसे एक प्लेन दिया था जिसमें बैठ के शार्लेट उड़ रही है और एंजॉय कर रही है। इसके बाद उन सभी के काफी सारे दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जहाँ पहले फ्ले को गर्म पानी में नहाना पसंद नहीं था, जब वो ये सुनती है कि ये उनके लिए हारुतो ने बनाया था, वो भी धीरे धीरे गर्म पानी में नहाने लगती है। वहीं हारुतो ने एक डिवाइस बनाया था उन सभी
सभी का माना लेवल चेक करने के लिए। उस डिवाइस का यूज करने के बाद उन्हें पता लगता है कि फ्ले का माना लेवल 77 में से 40 है, लीजा का 71 में से 36। हारुतो कहता है कि डीमंस का माना लेवल तो कितना हाई होता है, लेकिन तभी वो शार्लेट का माना लेवल चेक करता है, जो कि देख के वो हैरान हो जाता है कि उसका लेवल 61 में से 17 है, क्योंकि क्वीन कॉन्सर्ट का लेवल तो मैक्सिमम 44 था। हारुतो शार्लेट से कहता है कि अगर तुम लगन से ट्रेनिंग करोगी तो तुम जल्द ही अपने मैक्स लेवल तक पहुंच जाओगी, पर शार्लेट कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो छोटी थी, इससे पहले कि वो बोल या चल पाती, उसने फायरबॉल बनाना शुरू कर दिया था, तो उनकी मॉम ने उसके ऊपर एक सीलिंग मैजिक कास्ट कर दिया। ये सुन के हारुतो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बचपन से ही जीनियस है। तभी शार्लेट उससे पूछती है कि तुम्हारा लेवल क्या है। फ्ले कहती है कि मास्टर का लेवल तो जरूर 100 से ऊपर होगा, पर हारुतो उन्हें अपना लेवल बताने से मना कर देता है। इसके बाद हारुतो कैपिटल के लिए निकल रहा होता है। उसके डैड उससे पूछते हैं, तुमने लीजा की पूंछ और सींग छुपा दिए हैं, वो अनकंफर्टेबल लग रही है। हारुतो कहता है कि इसको कुछ टाइम बाद आदत हो जाएगी। फ्ले दुखी है क्योंकि वो जाना चाहती थी और हारुतो उसकी जगह लीजा को लेके जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मारियाना फ्लॉस के पास मार्ग्रेव से एक लेटर लेके आई थी। फ्लॉस कहता है कि इसमें यही लिखा है ना कि हारुतो रॉयल कैपिटल के लिए वहां से निकल चुका है, तुम्हें इसके लिए लेटर को यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं थी। मारियाना कहती है कि मैंने ये सब इसलिए करा क्योंकि वो तुम ही हो जिसने हारुतो को वो रिकमेंडेशन लेटर देने के लिए रिक्वेस्ट की थी। फ्लॉस कहता है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था वो आखिर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। जिस दिन से मैं उससे हारा हूँ, मैं अपने मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप पे काम कर रहा हूँ। ऐसे में अगर हम एक ही स्कूल में जाएंगे तो मैं उसके बारे में और चीजें जान पाऊंगा। ये सुन के मारियाना कहती है कि जब से तुम उससे हारे हो तुम बदल गए हो, लेकिन अभी भी बहुत घमंडी हो। ये सुन के फ्लॉस कहता है कि अच्छा, और मैंने सुना कि तुम फादर के सामने खड़ी हो गई थी और कह रही थी कि तुम वहां से जब तक नहीं हिलोगी जब तक कि तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर मिल नहीं जाता। ये सुन के मारियाना शर्मा जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मन में हारुतो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं तो प्यार व्यार की बातें कर ही नहीं रहा था, क्या तुम सही में उसे पसंद करती हो? लेकिन मारियाना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फ्लॉस समझ जाता है कि सब कुछ ऐसा ही है। इसके बाद फ्लॉस मारियाना से उस कल्ट के बारे में पूछता है जो कि स्कूल में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मारियाना बताती है कि एक चर्च ऑफ लूसीफायर नाम के ग्रुप है जो कि डीमंस की पूजा करते हैं, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे पूरे किंगडम में फैल चुका है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो किंग का रूल हटाना चाहते हैं और काफी सारे एरिस्टोक्रेट उनको फंडिंग दे रहे हैं। फ्लॉस कहता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग मदर ही उनको फंड कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो करना क्या चाहती हैं। वो अचानक से ही 5 साल के अंदर चेंज हो गई, आखिरकार हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मदर ही फादर को मारना चाहती हैं? तभी वहाँ क्वीन आ जाती है। उसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। तभी क्वीन मारियाना का गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम उस कॉलर को देख रही थी ना, तुम्हें क्या ये फनी लगता है? फ्लॉस कहता है, मॉम प्लीज रुक जाओ। क्वीन रुक जाती है और कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद वो फ्लॉस से कहती है, मैंने सुना तुम और गोल्ड का बेटा एक ही साथ स्कूल जाने वाले हैं, वो अकेला फील करेगा तो उसके साथ दोस्ती बनाए रखना और उससे ब्लैक नाइट के बारे में सब कुछ पता करना और मुझे आके बताना। इसके बाद हम हारुतो को देखते हैं जो कि अपने ही उस सीक्रेट रूम में है। शार्लेट उससे कहती है कि क्या तुम्हें अब कैपिटल नहीं चले जाना चाहिए? हमें पता लगता है कि वो कासल से थोड़ी दूर जाने के बाद ही वापस आ गए थे, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले ही कैपिटल में डोर इंस्टॉल कर दिया था। तो जिस दिन वो वहां पहुंचने वाले थे वो उस दिन बस इस डोर से निकल जाएगा और वो दिन आज ही है। इसके बाद हारुतो और लीजा वहां से चले जाते हैं। हारुतो ने उस डोर को कैपिटल से कुछ दूरी पे एक जंगल में छुपाया था, लेकिन कैपिटल अभी भी काफी दूर था। तभी लीजा उसे एक बाइसन को दिखाती है जो कि एक घोड़ा गाड़ी के पीछे भाग रहा था। वे हारुतो उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है। उनकी गाड़ी का पहिया टूट जाता है और सभी लोग गिरने लगते हैं, पर हारुतो उन्हें भी बचा लेता है। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है, इसे मैं रोकती हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये देख के हारुतो सोचता है, लगता है ये स्ट्रॉन्ग है, मेरी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो बाइसन आराम से उसे उठा के पटक देता है और उस पर फिर से हमला करने जाता है, लेकिन हारुतो आके उसे बचा लेता है और वो उस लड़की को भी हील कर देता है। तभी वो छोटा बच्चा वहाँ आ जाता है और हारुतो को देख के कहता है, थैंक यू मिस्टर, आपने तो इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। हारुतो कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, मैं शिवा हूँ, हीरो ऑफ जस्टिस। इसके बाद वो उनकी गाड़ी भी ठीक कर देता है। वो लड़की हारुतो के पास आती है और कहती है, माफ करना, मेरे पास अभी तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। पर हारुतो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है और कहता है, मुझे जल्दी से इस बाइसन को उसके ग्रुप के पास ले जाना होगा। वो लड़की ये देख के खुश थी कि वो मॉन्स्टर पर भी दया दिखा रहा था। इसके बाद हारुतो उसे खाना खिलाता है और वापस उसे जंगल में भेज देते हैं। लीजा हारुतो को बताती है कि वो लड़की कुछ अजीब थी, अगर मैं पास होती तो शायद पता लग जाता क्यों। जब वो स्कूल में पहुंचते हैं वहाँ लाइन बहुत लंबी थी और उस लाइन से थका हारा जब वो अंदर जाता है तो उसे पेपर वर्क करना पड़ता है, जिसके बाद उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। इसके बाद उन्हें अपना रूम मिल जाता है, लेकिन हारुतो की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि वो डोर से अपने घर में वापस आ जाता है। वो आते ही सोफे पे पसर जाता है और फ्ले से कुछ खाना बनाने को कहता है, पर शार्लेट कहती है कि हमें कैपिटल में कुछ होटल में खाना चाहिए। फ्ले कहती है कि पर मैं मास्टर के लिए कुछ बना सकती हूँ, जिसके बाद शार्लेट उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वो भी कहती है कि हमें कैपिटल में ही चल के खाना चाहिए। इसके बाद हारुतो भी उसके कान और पूंछ इनविजिबल
कर देता है और वो सभी कैपिटल में पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद शार्लेट एक मैप निकालती है और सभी को एक एक जगह दे देती है। हारुतो उससे पूछता है कि तुम यहाँ मजे करने नहीं आई थी। शार्लेट कहती है कि हाँ, मैं मजे करने ही आई हूँ, पर हमारा मेन मिशन ये है कि हम इस जगह के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं। हारुतो मन में सोचता है अभी इसके लिए इसे जो कर रही है करने देता हूँ। इसके बाद फ्ले और लीजा अपनी अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। इसके बाद शार्लेट हारुतो का हाथ पकड़ती है और कहती है ये एक डेट है, चलो चलते हैं। ये सुन के हारुतो की धड़कनें तेज हो जाती है और वो कहता है क्या ये एक डेट है? शायद से शार्लेट को डेट के बारे में एनिमे से पता लगा होगा, पर क्या उसे इसका मतलब पता है? वैसे अगर कोई भी हमें देखेगा तो ये नहीं बता पाएगा कि हम सिबलिंग्स हैं। और मेरी बात करो तो ये मेरी पहली डेट होने वाली है। लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अगर मेरी बहन यही चाहती है तो चलते हैं, जो वो कहेगी मैं वही करूंगा। इसके बाद वो कैपिटल में कई जगह घूमते हैं। जिसके बाद शार्लेट एक दुकान पे जाके रुक जाती है। शार्लेट को वहाँ एक ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। ये देख के वो दुकानदार से कहता है कि मैं इसे खरीद रहा हूँ। इसके बाद शाम हो जाती है जहाँ शार्लेट आगे भाग रही थी, लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और जब हारुतो वहाँ पहुँचता है वो उस लड़की को देख के मुंह घुमा लेता है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? मुझे तुम्हारा चेहरा तो याद नहीं, लेकिन तुम्हारा जो माना है वो मुझे फेमिलियर लग रहा है। पर हारुतो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा माना लेवल सिर्फ 2 है। इसके बाद वो लड़की अपने पार्ट टाइम इंटरव्यू के लिए वहाँ से चली जाती है। शार्लेट भी उसे देख के कह रही होती है कि वो लड़की थोड़ी अजीब है, बताना मुश्किल है, लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं है। हारुतो सोचता है कि आखिर चक्कर क्या है, पर फिर वो सोचता है कि मुझे फालतू की सरदर्दी नहीं लेनी। मैं कल से एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन तक बस अपने कमरे में पड़ा रहने वाला हूँ। इसके बाद हारुतो का क्लोन उसे बता रहा होता है कि एक टीचर ने आके उसे बताया था कि एंट्रेंस से पहले उसे एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। हारुतो सोचता है कि अगर वो टेस्ट में गलत आंसर्स लिखेगा तो एंट्रेंस सेरेमनी से पहले ही उसे वो स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो इसी इरादे से हारुतो टेस्ट देने के लिए जाने लगता है। क्लासरूम में उसे क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है। हारुतो का प्लान था कि वो सभी सवालों के जवाब गलत लिखेगा, पर वो जब वो क्वेश्चन पढ़ता है उसे सच में किसी चीज का जवाब नहीं आता था। तो वो सारे सवालों के नीचे मुझे नहीं पता लिखता चला जाता है। तभी उसमें एक क्वेश्चन होता है बैरियर मैजिक के ऊपर। तो हारुतो सोचता है कि अगर उसने सबके जवाब गलत लिखे तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। तो हारुतो क्योंकि बैरियर मैजिक ही यूज कर सकता है, वो उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिख देता है। जिसके बाद लास्ट क्वेश्चन एंशिएंट मैजिक के ऊपर होता है। हारुतो ने लाइब्रेरी में एंशिएंट मैजिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था और जिसने वो बुक लिखी थी उसके ऑथर का नाम बहुत ही ज्यादा लंबा था। वो ये सब सोचते सोचते आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख देता है। तभी टीचर उससे शीट ले लेते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हारा माना लेवल एसेस होगा। इसके बाद वो टीचर उसे एक रूम में ले आते हैं। तभी वहाँ से आवाज आती है, अच्छा काम किया पोलकोस, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एक लड़की उसके सामने आती है और कहती है नीचे देखो, तुम जरूर हारुतो होगे। और वो अपना नाम टेराटा इलुसेनल बताती है। किसने ये नाम रखा है इसका? यार मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। मैं स्कूल में एंशिएंट मैजिक रिसर्च करती हूँ। वो लड़की कहती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि एक छोटी सी लड़की प्रोफेसर कैसे हो सकती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? भले ही तुम्हें किंग का रिकमेंडेशन लेटर मिला हो, लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें घर वापस भेज सकती हूँ। ये सुन के हारुतो कहता है क्या सच में? ये सुन के वो लड़की डर जाती है और कहती है तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? हारुतो की आंसर शीट पढ़ने के बाद वो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद वो हारुतो का माना लेवल मेजर करने जाते हैं, पर जब वो उसका माना मेजर कर रहे थे वो क्रिस्टल बहुत तेजी से ग्लो कर रहा था, जिसके बाद वो टूट जाता है। ये देख के हारुतो बस प्रे कर रहा होता है कि बस प्रोफेसर उस पर गुस्सा हो जाए और उसे एकेडमी से निकाल दे, लेकिन उसका उल्टा होता है और वो खुश हो जाती है। कहती है कि तुम तो कितने कमाल के निकले, कि क्या तुमने देखा उसने क्रिस्टल को तोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसके पास इतना ज्यादा मैजिक है कि वो क्रिस्टल उसे हैंडल ही नहीं कर पाया। पोलकोस कहता है कि पर मैंने सुना था कि इसका मैक्सिमम माना लेवल 2 है। प्रोफेसर कहती है कि मुझे इस पे विश्वास नहीं होता और वैसे भी हमें क्रिस्टल बॉल के लॉजिक के बारे में पूरी तरह से नहीं पता है। एक मैजिक रिसर्चर होने के तौर पर हमें पहले इस क्रिस्टल के बारे में पूरी तरह से पता करना होगा, इससे पहले कि हम हारुतो की मैजिक के बारे में बात करें। और इतना ही नहीं, इसके आंसर्स भी काफी कमाल के हैं। क्वेश्चन पेपर में इतने एडवांस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें हिम्मत थी कि उसने लिख दिया कि उसे नहीं पता। और इसने बैरियर मैजिक और एंशिएंट मैजिक के ऊपर जो आंसर लिखे वो तो सही में बहुत अच्छे हैं। उसका एंशिएंट मैजिक वाला आंसर देख के तो ऐसा लगता है कि उसे मैंने ही लिखा है। ये सुन के हारुतो कहता है क्या इसे ऐसा क्यों लग रहा है? तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस बुक से उसने एंशिएंट मैजिक के बारे में पढ़ा था उसकी ऑथर यही है। तभी प्रोफेसर कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हारुतो को अपने साथ रखूंगी और किसी और प्रोफेसर को इसे लेने नहीं दूंगी। ये सारी बातें हमारे बीच में रहनी चाहिए। पोलकोस कहता है ठीक है, पर आपने ही तो ये सारी चीजें करवाई। ये सुन के हारुतो कहता है क्या इसका मतलब ये लोग मेरे पास मजे ले रहे हैं? प्रोफेसर उसे अपनी रिसर्च ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन हारुतो मना करके वहां से चला जाता है। इसके बाद एंट्रेंस सेरेमनी का दिन आ जाता है। शार्लेट हारुतो के क्लोन को एक गन देती है जो कि हारुतो ने उसे देने को कहा था। ये सेरेमनी में जाने के लिए काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके पास जरा सा भी मैजिक नहीं है। सेरेमनी के खत्म होते ही हारुतो का क्लोन अपने रूम की तरफ भाग रहा होता है। तभी वो कुछ स्टूडेंट्स को देख के कहता है ये तो एक्सट्रोवर्ट्स लग रहे हैं, मुझे जल्दी से इधर से निकल
निकलना होगा। तभी वो बंदा पीछे मुड़ता है और कहता है, ओए तुम सुनो मेरी बात। क्लोन ये सुन के डर जाता है और उसे लगता है कि वो उसे बुला रहा है। तभी वो कहता है, ओए सफेद बाल लड़की मेरी बात सुनो। ये सुन के क्लोन को थोड़ी शांति मिलती है और वहां से नजरें झुका के जा रहा होता है, लेकिन वो सीधा उस लड़की से जाके टकरा जाता है। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे बिना सल्यूट किए यहाँ से जा कैसे रहे हो। वो कहता है कि मेरे आगे झुको, मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वो लड़की कहती है कि माफ करना, मैं इस एकेडमी में आज ही आई हूँ, क्या ऐसा करना यहाँ का रूल है। ये सुन के स्नाइडल क्लोन से कहता है, ओए लड़के जरा इसे समझाओ, मैं इसे क्या करने को कह रहा हूँ, मुझे क्या पता तुम क्या करने को कह रहे हो। और वो पेट दर्द का बहाना मारने लगता है। ये देख के स्नाइडल को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और वो उस पे अपने मैजिक से हमला कर देता है। क्लोन भागने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता। ये देख के स्नाइडल खुश होता है और कहता है, अब तुम्हें पता चला मेरी बात ना मानने का नतीजा क्या हो सकता है। लेकिन तभी क्लोन उठ खड़ा होता है और कहता है, अरे मैं तो फालतू में डर गया था, डिफेंसिव बैरियर तो सही में काम कर गया। ये देख के स्नाइडल हैरान हो जाता है और कहता है, मेरे अटैक से तुम्हें जरा सा खरोच भी नहीं हुआ। क्लोन सोचता है कि अरे मुझे तो ये दिखाना पड़ेगा कि मैं बहुत दर्द में हूँ, और वो दर्द में होने की एक्टिंग करने लगता है। ये देख के स्नाइडल कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, अभी भी तुम खड़े कैसे हो, मेरी एक्टिंग इतनी बुरी है क्या। वो लड़की क्लोन से कहती है कि अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे माफी मांग लो, वैसे भी लगता है ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। तभी स्नाइडल को और गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम मेरे मजे ले रहे हो क्या। एक लड़की उसके अटैक को देखती है कि क्या कर रहे हो तुम उन्हें मार दोगे क्या। लेकिन स्नाइडल उसकी नहीं सुनता। क्लोन समझ जाता है कि उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, तो वो उस लड़की से वहां से भाग जाने को कहता है। लेकिन इतने में ही स्नाइडल उन पे हमला कर देता है। क्लोन गन से उसके ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक धमाका हो जाता है। जिसके बाद क्लोन वहां से भाग के वापस आ जाता है। इसके बाद हारुतो को सब कुछ वो बता देता है और बताता है कि उसके बाद उसकी प्रोफेसर उसके पीछे पड़ गई थी। हारुतो कहता है कि तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ, तुम्हें जाके थोड़ी रेस्ट ले लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्नाइडल की एक साथी आके हारुतो को एक लेटर देती है जो कि बैटल इनविटेशन होता है, पर हारुतो सीधा मना कर देता है। वो लड़की कहती है कि तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो, इससे ज़ेनफ्रीज का नाम खराब होगा और अगर तुम जानबूझ के हारे तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। वहीं छुप के वही लड़की ये सारी चीजें देख रही थी। हारुतो कमरे में आने के बाद सोच रहा होता है, क्या मुसीबत है यार, अब मुझे वाइस प्रेसिडेंट से लड़ना होगा, वो तो जरूर स्ट्रांग होगा, मैं उससे किस तरीके से हारूं। तभी वो देखता है कि वही सफेद बालों वाली लड़की उस लेटर वाली लड़की से बात कर रही थी। जिसके बाद वो एक घोड़ा गाड़ी में बैठ के कहीं चले जाते हैं। वो लड़की स्नाइडल के पास जाके कह रही होती है कि तुम इस डुएल को खत्म कर दो, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हें देख के लगता है कि उसके अटैक की वजह से तुम बुरी तरह से घायल हो गए हो, तुम लड़ने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं हो। ये देख के स्नाइडल गुस्सा हो जाता है और वो हीलर के ऊपर वाइन फेंक के कहता है कि क्या तुम मुझे जल्दी हील नहीं कर सकती हो। ये सब देख के हारुतो सोच रहा होता है कि ये क्या सन की आदमी है, ये लड़की क्यों गई है उसके पास। वहीं स्नाइडल लड़की की बात मान ही नहीं रहा होता है। लड़की कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो आखिर मैं क्या करूं जिससे तुम ये लड़ाई कैंसिल कर दोगे। वो कहता है, मैं बताता हूँ, यहाँ कपड़े उतार के नाचो। जिस पे वो लड़की कहती है, ठीक है, अगर यही बात है तो मैं ये सब भी करूंगी। हारुतो सोचता है क्या ये सच में ऐसा करने वाली है। वहीं वो लड़की अब सच में कपड़े उतारने लगती है, लेकिन उसे फिर शर्म आने लगती है और वो रुक जाती है। स्नाइडल कहता है कि अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं इन लड़कों को तुम्हारी मदद के लिए भेजूं। वो लड़की कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और अपनी टी शर्ट उतारने लगती है। वहीं ये सब देख के उन ठरकी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हारुतो मन में ही सोचता है कि ये क्यों कर रही है ये सब। तभी वहाँ पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है और हारुतो उसे कपड़े दे देता है। वो हारुतो को देख के कहती है कि तुम तो वही हो। हारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है, जरा शर्म लिहाज करो, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करो खुद को थोड़ा, क्या असल जिंदगी में इंस्टाग्राम मॉडल बनने चली है तू, जल्दी से अपने कपड़े पहने और घर निकलो। स्नाइडल को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। तभी हारुतो उसके पीछे आता है और कहता है कि हम अलग डायमेंशन में हैं, यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। वो कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। वो फिर से अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, तुमने काफी पाप किए हैं, मैं यहाँ तुम्हें उसी की सजा देने आया हूँ। स्नाइडल उस पे हमला करने वाला होता है, लेकिन हारुतो उसकी चोट पे कुछ लगा देता है। हारुतो कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक ब्लॉक डाल दिया है, तुमने 3 पाप किए हैं, तुमने एक न्यू स्टूडेंट से बिना फालतू में लड़ाई शुरू कर दी। स्नाइडल कहता है कि मैं हिफन फैमिली का नया हेड बनने वाला हूँ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, उनका सीनियर होने के तौर पे मैं तो बस उन्हें गाइड कर रहा था, उसे गाइडेंस नहीं कहते हैं। और तुम्हारा दूसरा पाप, तुमने अपने जूनियर को पब्लिकली पनिश करने के लिए उसको बैटल का इनवाइट दे दिया। और तीसरा, तुम्हें लड़कियों से बेशर्मी नहीं करनी चाहिए थी, इसी वजह से तुम इस ब्लॉक के साथ ही कुछ टाइम तक रहोगे। अगर तुमने मैजिक यूज करने की कोशिश की या इसे निकालने की कोशिश की तो ये और अंदर जाता जाएगा और तुम्हें ही दर्द होगा। वो उसी वक्त उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। हारुतो कहता है कि मैंने मना किया था ना, और तुम अपनी फाइट कैंसिल कर दो, क्योंकि ऐसे तो तुम लड़ने से रहे, और जब तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर लोगे मैं इसे बाहर निकाल दूंगा। ये वापस से उसी जगह पे पहुंच जाता है और वो सब उसकी चोट ठीक करने लगते हैं, लेकिन इससे उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि शिवा, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। वहीं अगले दिन हारुतो ना चाहते हुए भी सभी स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाता है और वो पूछते हैं कि क्या उसका लेवल सच में 2
दो है क्योंकि उसने स्नाइडल को एक ही हिट में हरा दिया था। वो किसी तरह से वहां से बच के बाहर आ जाता है, पर उसका दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि उसका एक्सपेल होने का प्लान बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वहीं जब वो बाकी के स्टूडेंट्स के पास से गुजरता है, उसे पता लगता है कि स्कूल में उसके बारे में बातें होने लगी हैं और वो कई लड़कियों को क्यूट भी लगता है। वो अपने रूम की तरफ भागने लगता है, तभी टियोरेटा उसे रोकती है और फिर से उसे रिसर्च लैब ज्वाइन करने को कहने लगती है। पर हारुतो सीधा कहता है कि वो भूल चुका है कि उसने क्या कहा था और वहां से जाने लगता है। लेकिन टियोरेटा फिर से उसे चीजें एक्सप्लेन करने लगती है। वो उसे बताती है कि स्कूल में 2 करिकुलर हैं और तुम्हें उनमें से किसी एक में एनरोल होना होगा। पहला नाइट का कोर्स है, दूसरा है रिसर्चर का कोर्स जिसमें कि तुम अलग अलग तरीके के मैजिक बनाओगे और उन्हें यूज करने का तरीका ढूंढोगे। टियोरेटा को लगता है कि वो हारुतो के लिए परफेक्ट होगा क्योंकि वो एंशिएंट मैजिक में इंटरेस्टेड है, पर हारुतो कहता है कि वो किसी और की लैब ज्वाइन कर लेगा। तभी वहां लाओस आ जाता है जो कि तेजी से हारुतो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन हारुतो आसानी से उसे जमीन पे पटक देता है और वो पहचानता भी नहीं कि आखिर वो है कौन। लेकिन तभी वहां मारियान आ जाती है और हारुतो ये देख के हैरान था कि लाओस इतना ज्यादा हट्टा कट्टा हो चुका है। लाओस उससे पूछता है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, पर लाओस कहता है कि हम तो एक ही स्कूल में हैं और उससे फ्रेंडली तरीके से बात करता है, पर हारुतो उसे इग्नोर कर देता है और कहता है मैं तो मारियान से बात कर रहा था। वो उससे पूछती है कि क्या उसने कोई कोर्स अभी चुना है और उससे कहती है कि तुम उसी लैब में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते जिसमें कि मैं हूँ। वहीं लॉस चाहता है कि हारुतो उसकी क्लास को ज्वाइन करे, लेकिन टियोरेटा कहती है कि हारुतो सिर्फ मेरा है। इसके चक्कर में फ्लॉस और उसके बीच बहस छिड़ जाती है। तभी लाओस रियलाइज करता है कि आखिर वो है कौन और वो हारुतो को वार्न करता है कि वो उस औरत से दूर रहे। उसकी रिसर्च बिल्कुल ही यूजलेस है और उसके बाकी के प्रोफेसर से पंगे होते रहते हैं। पर टियोरेटा कहती है कि उसका बस दिमाग इतना नहीं चलता कि वो उसकी रिसर्च को समझ पाए। जिसके बाद वो सभी हारुतो के पीछे लड़ने लगते हैं और हारुतो से ही पूछते हैं कि वो किसकी क्लास ज्वाइन करेगा। तभी वहां वो सफेद बालों वाली लड़की आती है और कुछ कहना चाहती है, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती हारुतो कहता है कि मेरा इसके साथ कुछ प्लान है और वहां से निकल लेता है। ये देख के मारियान जेलस फील करने लगती है और वो लॉस से पूछने लगती है कि आखिर उस लड़की के साथ उसका क्या रिश्ता है। वो किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है और वो आयरिस से पूछता है कि वो किस लिए आई थी उससे मिलने। वो लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम वही हो जिससे मैं कल मिली थी, क्योंकि कल के हिसाब से तुम बिल्कुल ही अलग फील हो रहे हो। हारुतो ये सुन के हैरान था कि वो उसके क्लोन और उसमें फर्क बता सकती थी और वो अनजाने में ही एक बैरियर वहां लगा देता है और आयरिस उस बैरियर को भी फील कर सकती है। हारुतो उससे पूछता है कि तुम्हें मुझ में कल से क्या अलग लग रहा है। वो कहती है कि कल मैं जब तुमसे मिली थी तुम्हें बिल्कुल भी माना नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा माना सेंस कर पा रही हूँ। हारुतो याद करता है जब वो पहली बार फ्ले से मिला था और उसने भी उसकी माना को बहुत ज्यादा बताया था और वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम एक डीमन हो। वो उसे यकीन दिलाती है कि वो एक ह्यूमन ही है, लेकिन अभी भी ये सारी चीजें हारुतो को अजीब लग रही थी। हारुतो कहता है कि वो उसको अपनी पावर एक्सप्लेन नहीं कर सकता और वो उसके दोनों फॉर्म्स को एक ही तरह से ट्रीट करे। आयरिस उसको मुसीबत में डालने के लिए उससे माफी मांगती है और उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू भी कहती है और उसे अपना दोस्त बनाना चाहती है। ये रिक्वेस्ट देख के हारुतो हैरान हो जाता है, लेकिन आयरिस इस रिस्पॉन्स को उसका हाँ समझती है और वो खुश है क्योंकि उसने जिंदगी में अपना पहला दोस्त बनाया था। हारुतो उससे पूछता है कि तुम मेरा दोस्त क्यों बनना चाहती हो। आयरिस कहती है कि हम बार बार एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं, तो शायद यही भगवान भी चाहते हैं। हारुतो उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही थी जो कि उसका अभी तक एक भी दोस्त नहीं बना। वो लड़की बताती है कि जब वो पैदा हुई थी उसे अबैंडन कर दिया गया था और वो जिनके साथ भी रहती थी वो उसे छोड़ दिया करते थे। ऐसा 4 बार हुआ। हारुतो कहता है कि इसकी जरूर कोई वजह होगी। आयरिस कहती है कि इसकी वजह ये थी कि मैंने कम्युनिकेट करने के लिए उनसे बात की थी। हारुतो सोचता है कि कोई भी डर जाएगा अगर एक छोटा बच्चा बात करने लगेगा तो। आखिर में वो एक मोनेस्ट्री में रहने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे सही तरह से ट्रीट नहीं किया जाता था। वहाँ एक प्रीस्ट था जो कि मेरा काफी ख्याल रखता था, लेकिन वो भी लुढ़क गया जब मैं 5 साल की थी क्योंकि वो इतनी आइसोलेटेड जगह पे रहती थी। वो कभी ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई। इसी की वजह से उसके पास कोई सोशल स्किल्स नहीं है और ना ही उसे पता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में रहा कैसे जाता है। पर हारुतो कहता है कि तुमने गलत लड़के से दोस्ती कर ली क्योंकि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो तुम मुझसे भी कोई कॉमन सेंस नहीं सीख पाओगी। ये सुन के आयरिस कहती है ये तो परफेक्ट है, हम साथ मिलके कॉमन सेंस सीखेंगे, हम तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं। वहीं हारुतो सोचने लगता है कि वो इसका इस्तेमाल करके स्कूल की मुसीबतों से बच सकता है और वो उससे पूछता है कि वो किस में एनरोल होने जा रही है और वो बताती है कि वो टियोरेटा की क्लास ज्वाइन करने वाली है। ये सुन के हारुतो को तो बिल्कुल खुशी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ज्वाइन करने को मान जाता है, जो सुन के आयरिस को बहुत खुशी होती है। वहीं कैबिन में जब से हारुतो गया है शार्लेट दुखी है। फ्ले भी उसके साथ रहना चाहती है, पर अचानक से ही शार्लेट सेंस करती है कि हारुतो के साथ कुछ हो रहा है और वो ये चेक करने के लिए वहां से जाने लगती है। वहीं फ्ले बेचारी रोने लगती है क्योंकि हारुतो ने उसे कैपिटल आने से मना कर दिया है। लीजा कहती है कि मुझे दूसरे लोगों को सर्व करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अकेले रहती थी, लेकिन तुम तो इस लाइफस्टाइल में काफी अच्छे से रह रही हो। अपनी तारीफ सुन के फ्ले शर्माने लगती है और कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले मैं डीमन किंग के लिए काम करती थी। लीजा उससे पूछती है कि डीमन किंग कैसा था। फ्ले बताती है कि डीमन किंग बहुत काइंड थे, जो कि डीमंस और मॉन्स्टर्स को हमेशा पहले रखते
करते थे, पर इस काइंडनेस की वजह से उनके दूसरे डीमंस के साथ बहस हो गई क्योंकि वो ह्यूमंस को भी अच्छे से ट्रीट किया करते थे। डीमन किंग एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जिसमें डीमंस और इंसान साथ में शांति से रह सके और उन्होंने फ्लैश प्रिंसेस से पहले ही हारने का डिसाइड कर लिया था। लीजा पूछती है कि क्या मतलब। फ्ले बताती है कि जब फ्लैश प्रिंसेस आई थी डीमन किंग ने सभी डीमंस को वहां से हटा दिया था और खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। शायद उन्होंने प्लान बनाया था कि अगले जन्म में वो ह्यूमन के तौर पे पैदा होंगे। लीजा कहती है मतलब वो इंसान बनना चाहते थे और इंसान बन के लोगों के पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहते थे। फ्ले कहती है कि हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन किंग ने इस चीज पे इतना ज्यादा सोचा था। फ्ले कहती है कि ये कितनी ज्यादा अजीब बात है कि डीमन किंग का जन्म उसी फ्लैश प्रिंसेस के पेट से हुआ है जिसने कि उसे पिछले जन्म में मारा था। हारुतो ने उसे कहा था कि वो पिछले जन्म के बारे में सारी चीजें भूल चुका है। डीमन किंग भी नामों को छोटा कर दिया करते थे और जब हारुतो ने उसका नाम छोटा किया उसे यकीन हो गया कि यही डीमन किंग है। लीजा उससे पूछती है कि डीमन किंग का नाम क्या था। फ्ले कहती है कि मैं तुम्हें बता तो रही हूँ पर ये किसी को कहना मत। डीमन किंग का असली नाम था आइरिस फीलिया। वहीं वो लड़की भी अपना पूरा नाम आइरिस फीलिया बताती है। हारुतो कहता है कि ये नाम काफी लंबा है, क्या मैं तुम्हें सिर्फ आइरिस बुला सकता हूँ। आइरिस हंसती और कहती है कि मैं भी पहले नाम छोटा कर दिया करती थी, तुमने तो मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। इसके बाद हारुतो वहाँ से जाने लगता है। तभी आइरिस उसे रोकती है और उससे पूछती है कि क्या उसने क्लास के लिए साइन अप कर लिया है और कहती है कि हमें ये साथ में करना चाहिए। हारुतो मान जाता है और कहता है ठीक है, चलो मेरे रूम में चलते हैं। लेकिन रास्ते में हारुतो सोचने लगता है कि मैंने इसे बिना सोचे समझे अपने रूम में इनवाइट कर लिया, पर ये तो एक लड़की है और अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता, नहीं तो सब कुछ अजीब हो जाएगा। तो जल्दी से काम खत्म करके इसे यहाँ से रफा दफा करता हूँ। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है कि वहाँ शार्लेट बैठी थी। उसे देख के शार्लेट चिल्लाने लगती है और उसे लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन हारुतो बताता है कि ये सिर्फ उसकी दोस्त है। जो सुन के शार्लेट थोड़ा रिलीफ फील करती है, लेकिन शार्लेट को लगता है कि जल्दी ही हारुतो के पास 10 से 15 लवर हो जाएंगी और उसे पूरी तैयारी करनी होगी। हारुतो पूछता है कि किस चीज के लिए। ये कहती है कि तुम्हारी सेकंड वाइफ बनने के लिए। आइरिस को उनकी बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, पर हारुतो कहता है कि शायद बच्चे ऐसे ही ग्रो अप होते हैं, जरूर बड़ी होने के बाद वो उससे नफरत करेगी। जिसके बाद वो दोनों लड़कियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है और फिर वो क्लास के लिए फॉर्म भरने लगते हैं। वो अपने क्लासेस का सिलेक्शन सिर्फ एक डाइस को रोल करके कर रहा था, जो देख के आइरिस भी हैरान हो जाती है। पर शार्लेट कहती है कि चाहे वो जो मर्जी क्लास चुने वो हमेशा उसमें टॉप करेगा, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक महान इंसान है। कुछ देर बाद हारुतो शार्लेट को ही अपना फॉर्म फिल करने को दे देता है। वहीं हारुतो ये भी नहीं देखता कि शार्लेट ने उसमें क्या क्या भरा है। ये देख के आइरिस हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने एकेडमी कुछ हासिल करने के लिए ज्वाइन नहीं की। शार्लेट कहती है कि हारुतो का गोल पढ़ाई लिखाई से अलग है, पर मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती। हारुतो उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है। शार्लेट कहती है कि जो मैं यहाँ करने आई थी मैं कर चुकी हूँ और वहाँ से जाने लगती है। तभी हारुतो आइरिस की आंखें बंद कर देता है ताकि वो एनीवेयर डोर को देख ना ले। इसके बाद हारुतो आइरिस से कहता है चलो अब मेहनत करते हैं, और मन में कहता है स्कूल से बाहर निकलने के लिए। एक हफ्ते बाद हम हारुतो को उसी कैबिन में उठते हुए देखते हैं। वो डिप्रेशन में है क्योंकि अब उसके क्लासेस शुरू होने वाले हैं। शार्लेट उसे उसका स्केड्यूल देती है और उसे बताती है कि आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको सी क्लास में शायद रखा जाएगा और क्लासेस बदली जाती हैं रेगुलर एग्जाम परफॉर्मेंस के हिसाब से। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही क्लास ए में जरूर पहुंच जाएंगे। पर हारुतो का ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक सेकंड, कोर करिकुलम के अलावा इतनी सारी मुश्किल क्लासेस हैं। शार्लेट कहती है कि मैंने ये सब इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि मुझे पता था ये सब आपको बहुत आसान लगेंगे। फिर हारुतो सोचता है कि एक सेकंड, ये तो मेरे फायदे की ही चीज है। मैंने इतनी मुश्किल क्लासेस सिलेक्ट की हैं तो टीचरों को निराश करने में बड़ी आसानी होगी। हारुतो क्लास में आइरिस के साथ जाने लगता है और उसे यकीन नहीं होता कि हारुतो सी क्लास में है क्योंकि वो खुद ए क्लास में है। जब हारुतो क्लास के अंदर जाता है सभी लोगों की नजरें उसी पे टिक जाती है। ऐसा उसके और स्नाइडर का जो पंगा हुआ था उसकी वजह से था। इसके बाद उनका टीचर टेस्ट लेने वाला था। क्योंकि वो क्लास सी में थे वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्लास में ऊपर या फिर नीचे जा सकते हैं, इसलिए सबसे पहले वो उनका टेस्ट लेगा। हारुतो सोचता है कि यही मौका है खुद को नल्ला बेरोजगार साबित करने का, पर जब वो टेस्ट देखता है वो उसे कुछ ज्यादा ही आसान लगता है। ये सारी चीजें तो जब शार्लेट इतनी सी थी तब पढ़ा करती थी। हारुतो को लगता है कि टीचर जरूर उन्हें ज्यादा इजी टेस्ट दे रहा है ताकि उनमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाए, तो सभी उस पे शक करने लगेंगे अगर वो सारे ही आंसर्स गलत लिख देगा तो वो 60 नंबर लेके बस पास होने का सोचता है। टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर कहता है कि सबने बहुत बुरा किया और सबका एवरेज स्कोर सिर्फ 20 है। ये ज्यादा हैरानी की बात नहीं है क्योंकि क्लास बी का एवरेज स्कोर 50 था, पर वो हारुतो का रिजल्ट देख के बहुत खुश होता है। हारुतो ये सब देख के हैरान था, ये सब हो क्या रहा है, क्या सबसे आसान क्वेश्चन मुझे दिए गए थे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात है, शायद मेरे क्लास वाले ही सभी नल्ले हैं। पर फिर उसे रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि ये स्टूडेंट्स बेवकूफ हैं, उसकी बहन ही कुछ ज्यादा ही समझदार है। टीचर को लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसे सीधा ए क्लास में जाने को कहता है। अगले दिन वो अपनी न्यू क्लास ज्वाइन करता है जहाँ तुरंत ही उसे लाओस और आइरिस उठा लेते हैं और वो इस बात पे लड़ने लगते हैं कि उसके साथ कौन बैठेगा। लेकिन ये देख के टीचर उन्हें डांट
गांठ लगा देती है। वो कहती है कि तुम तीनों सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो और तुमने मेरी एडवांस्ड क्लास ज्वाइन करी। तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने बैठ के बात करोगे। अगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो मैं इसी वक्त तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। हारुतो जेनफिस और आइरिस फीलिया, मैंने सुना है कि तुमने उस टिंगू चश्मिश की क्लास ज्वाइन की है। हारुतो पूछता है हाँ क्या हुआ? तुम दोनों की खातिरदारी तो मैं अलग से करूंगी। टीचर खुद को ओरोटोरिया के नाम से इंट्रोड्यूस करती है और वो सभी को एलिमेंटल थ्योरी पढ़ाना शुरू करती है। वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आइरिस को आगे बुलाती है और हम देखते हैं कि आइरिस के पास सभी एलिमेंट्स हैं और वो कहती है कि ये तो बहुत बुरी बात है कि तुम्हारा माना लेवल सिर्फ 5 है और वो उसी वक्त उसे अपनी लैब ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन आइरिस मना करके पीछे आ जाती है। ओरोटोरिया सभी को बताती है कि सबके पास एक मेन एलिमेंट होता है और बाकी सभी एलिमेंट सब एलिमेंट्स कहे जाते हैं। अगर मेन एलिमेंट को 100% कहा जाए तो बाकी सभी एलिमेंट्स को कितने परसेंटेज से नापेंगे ये अभी रिसर्च हो रही है और बताया नहीं जा सकता। लेकिन हारुतो के पास एक स्टेटस स्किल है जिससे वो उसके सभी स्किल्स और स्टैट्स देख सकता है। टीचर बताती है कि सब एलिमेंट्स की एफिनिटी चेक करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि यूज करते वक्त उनकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। हारुतो को लगता है कि ऐसा हिडन प्रॉपर्टीज की वजह से होता है। तभी टीचर उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता चला। ये उसने अभी अभी स्टेटस विंडो में पढ़ा था और वो उसे एक्सप्लेन करता है कि लोगों की हिडन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो कि एलिमेंट से अटैच हो, जिसकी वजह से कोई स्किल्स बूस्ट हो सकती हैं। टीचर उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? ये तो बिल्कुल नई रिसर्च है जो कि वीब उले करता है। वो एक मिस्टीरियस पर्सन है जो कि हमें बस रिसर्च पेपर भेजता है। ये चीजें इतनी ज्यादा सीक्रेट है कि हम इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि रॉयल कैपिटल को भी इसे रिपोर्ट नहीं किया हमने। तो तुम्हें कैसे इन सब के बारे में पता? इसके बाद वो हारुतो को भी अपनी लैब ज्वाइन करने को कहती है, लेकिन हारुतो उसे मना कर देता है। वो टीचर हंस के कहने लगती है कि क्या तुम ही तो वे बोले नहीं हो? हारुतो कहता है ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता और वो सोचने लगता है कि ऐसा नाम आखिर किसने रखा होगा। फिर उसके अपने बहन का नाम दिमाग में आता है जिसने कि शायद व्हाइट आउल करके वीब उले रख दिया। इसके बाद हारुतो और आइरिस लैब ज्वाइन करने के लिए प्रोफेसर के पास आते हैं। ये सुन के प्रोफेसर और पोल्कस बहुत खुश होते हैं और वो दोनों पार्टी करने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हारुतो और आइरिस एक जगह बैठे थे और वो असल में हारुतो नहीं, हारुतो का क्लोन था। क्लोन वहाँ से चुपके से जाने वाला था, लेकिन तभी उसे पोल्कस की चिल्लाने की आवाज आती है और वहाँ वो देखता है कि वहाँ स्नाइडर को बांध के रखा हुआ था। प्रोफेसर कहती है कि अरे हाँ ये तो कल आया था पर मैं तो इसके बारे में भूल ही चुकी थी। इस पे किसी ने कोई स्पेल कास्ट किया था और ये मेरी मदद के लिए आया था। उसे लगता है कि ये परफेक्ट चांस है एंशिएंट मैजिक के ऊपर रिसर्च करने का, क्योंकि उसके शोल्डर के ऊपर किसी तरह का बैरियर मैजिक किया हुआ है। बैरियर मैजिक किसी भी मॉडर्न मैजिक से अलग है क्योंकि उसे लगातार माना से सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो कहती है कि अगर स्नाइडर के ऊपर मॉडर्न मैजिक किया गया होता तो वो आधे दिन में ही खत्म हो जाता क्योंकि माना उस पर सप्लाई नहीं होता, पर इस मैजिक को किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। इसका मतलब इसके ऊपर एंशिएंट मैजिक का यूज किया गया है। ये सुन के आइरिस हैरान हो जाती है और कहती है आप कहना चाहती हैं कि इस मॉडर्न टाइम में भी कोई एंशिएंट मैजिक यूज कर रहा है? इसके बाद टोराटा स्नाइडर के थप्पड़ पे थप्पड़ लगाने लगती है ये पता लगाने के लिए कि उसके ऊपर ये स्पेल किसने कास्ट किया। लेकिन स्नाइडर उन्हें ज्यादा चीजें नहीं बताता, लेकिन वो इतना बताता है कि उसने काले कपड़े पहने हुए थे। ये सुन के टोराटा समझ जाती है कि वो ब्लैक नाइट है। वो हारुतो से पूछती है कि क्या तुम उस हीरो के बारे में जानते हो जो कि कुछ सालों पहले बॉर्डर के आसपास अपेयर हुआ था? हारुतो कहता है कि नहीं, जिसके बाद टोराटा कहती है वो हमेशा से बॉर्डर के आसपास ही रहता था, लेकिन जब से हारुतो यहाँ आया है वो यहाँ भी दिखाई देने लगा है। इसके बाद वो हारुतो को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम क्या छुपा रहे हो? क्या तुम्हारे पास एंशिएंट मैजिक है? मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। लेकिन तभी वहाँ असली हारुतो ब्लैक नाइट के रूप में पहुंच जाता है। वो कहता है कि उसका हारुतो के साथ कोई लेना देना नहीं है और वो बस कैपिटल में बुराई का खात्मा करने आया है। टोराटा उससे मिलके बहुत एक्साइटेड है और उसे लगता है कि उसने स्नाइडर को इसलिए पनिश किया क्योंकि वो एक अजीब से कल्ट का पार्ट है। पर हारुतो को ये सुन के हैरानी होती है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती है। तो वो एक्टिंग करने लगता है कि उसे ये सब कुछ पहले से ही पता था और वो स्नाइडर से कहता है कि तुम हारुतो के साथ अपने डुएल को कैंसिल कर दो तो मैं तुम्हें कल सुबह तक फ्री कर दूंगा। ना चाहते हुए भी स्नाइडर मान जाता है और हारुतो वहाँ से जाने ही वाला था कि टोराटा उसे पकड़ लेती है। टोराटा कहती है कि मैं तुम्हें तब तक यहाँ से नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरे 271 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे देते। लेकिन हारुतो आसानी से उस मैजिक से निकल आता है और उल्टा टोराटा को ही अपने बैरियर मैजिक से पकड़ लेता है। पोल्कस टोराटा को उससे माफी मांगने को कहता है, लेकिन वो उसके मैजिक में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड है। लेकिन तभी अचानक से उसे सुसु लग जाती है और वो उससे विनती करने लगती है कि वो उसको फ्री कर दे और साथ ही प्रॉमिस करती है कि वो उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। इसके बाद रात को उन सभी की वेलकम पार्टी जारी रहती है। वो उन सभी को अल्कोहल दे देती है जिसकी वजह से आइरिस को नशा चढ़ जाता है। वो हारुतो को भी पिलाना चाहती थी लेकिन उसका कप भरने के बाद वो खुद ही उसे पी लेती है। इसके बाद अचानक से ही वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि वो उसका दोस्त बना और उसके साथ ये लैब ज्वाइन की और फिर सो भी जाती है। टोराटो को भी अब चढ़ चुकी है और वो हारुतो से पूछती है कि क्या वो जानता है एंशिएंट मैजिक में आइरिस क्यों इंटरेस्टेड है, लेकिन क्लोन कहता है कि नहीं। टोराटा कहती है कि ऐसा
असेसमेंट के दौरान पता चला कि इसके पास सारे एलिमेंट्स हैं। ये होना काफी रेयर है, पर इसका लेवल सिर्फ 5 है। शायद तभी ये एंशिएंट मैजिक के बारे में जानना चाहती है। उसे लगता है कि शायद एंशिएंट मैजिक में कोई तरीका मिल जाए उसका लेवल बढ़ाने का, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय के लोगों के लेवल मैक्सिमम 100 हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ स्नाइडर का दिमाग घूमा हुआ है, क्योंकि उसे मजबूर किया गया डुएल कैंसिल करने को, जिसकी वजह से उसकी स्कूल में बहुत बेइज्जती होने वाली है। उसके फादर ने कल्ट ऑफ लुसिफेरा ज्वाइन किया था ताकि वो करंट किंग को ओवरथ्रो करके खुद किंग बन जाए। इस हिसाब से स्नाइडर नेक्स्ट किंग बनेगा। वो हारुतो को अपनी रेपुटेशन को नीचे गिराने नहीं दे सकता था, तो वो कुछ असासिन्स को बुला के उन्हें हारुतो और उसके दोस्तों को मारने का ऑर्डर देता है। पर हम देखते हैं कि उस पे कोई नजर रख रहा है। सभी असासिन्स लैब की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन्हें पता है कि सभी लोग अभी सो रहे हैं। वो टोटल 20 एलीट असासिन्स लेके आए थे, तो उन्हें यकीन था कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा। लेकिन जब वो लैब की तरफ जा रहे होते हैं, वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाते हैं। वो बिल्डिंग के चारों तरफ जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पूरी बिल्डिंग बैरियर से घिरी हुई है। एक असासिन उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। तभी उनके सामने एक दरवाजा आ जाता है। जब एक बंदा उस दरवाजे को हल्का सा ही खोलता है, हारुतो उसे अंदर खींच लेता है। उनका कैप्टन उस डोर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उनके सारे अटैक्स डोर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वहाँ बहुत सारे दरवाजे आ जाते हैं और एक एक करके सभी असासिन्स वहाँ से गायब होने लगते हैं। तभी वहाँ हारुतो प्रकट होता है और कैप्टन उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो हारुतो के बैरियर से एक ही जगह अटक जाता है। इसके बाद हारुतो सभी असासिन्स को स्नाइडर के पास लेके जाता है और पूछता है कि इन्हें तुमने ही ऑर्डर्स दिए थे ना, लेकिन स्नाइडर कहता है कि वो तो इन सबको जानता भी नहीं। तो हारुतो उसे रिकॉर्डिंग शो करता है जब वो इन्हें ऑर्डर दे रहा था। स्नाइडर कहता है कि ये कैसा स्पेल है जिसमें मैं पास्ट देख सकता हूँ। इसके बाद हारुतो उसे फिर से पनिश करने वाला था, लेकिन उसी वक्त स्नाइडर अपने अंदर कुछ इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और हारुतो को एक मुक्के में ही मेंशन के बाहर फेंक देता है। तभी हारुतो को शार्लेट का कॉल आता है। वो कहती है कि उसने सेंस किया था कि हारुतो कुछ कर रहा है। हारुतो कहता है कि वो अभी एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जिसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन से मॉन्स्टर बनाया है। शार्लेट को उसके लिए बुरा लगता है और वो हारुतो को उसे बचाने को कहती है। हारुतो भी सोचता है अब तो शार्लेट के लिए करना ही पड़ेगा। इसके बाद हारुतो उसके सभी अटैक्स को डॉज करने लगता है और उसके अटैक से उसे पता लगता है कि ये मॉन्स्टर गिगान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जब हारुतो उस पे हमला करता है वो मॉन्स्टर उसे ही दबा देता है। हारुतो अपने बैरियर मैजिक से खुद को बचा लेता है और उसके हाथों को एक ही जगह जकड़ देता है, लेकिन वो खुद को फ्री करने के चक्कर में अपने हाथों को ही उखाड़ देता है, पर उसके दोनों ही हाथ इंस्टेंटली रिजनरेट हो जाते हैं। हारुतो को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन तभी शार्लेट उसे बताती है कि जब उसने अपने हाथों को दोबारा उगाया उसका साइज छोटा हो गया। तो हारुतो को लगता है कि वो इस बड़े से शरीर को काट के स्नाइडर को अपने पुराने रूप में वापस ला सकता है। तो हारुतो एक नई टेक्निक का यूज करता है और वो आसमान में बहुत सारी तलवारें बना देता है। शार्लेट ये सब देख के बहुत एक्साइटेड है, जिसके बाद हारुतो स्नाइडर पे अपनी सारी तलवारों से हमला कर देता है, जिससे उसका बड़ा सा शरीर धीरे धीरे कटता जाता है और स्नाइडर अपने असली रूप में वापस आ जाता है। हारुतो उससे कुछ बात करने ही वाला था कि स्नाइडर टार्जन बन के वहाँ से भाग जाता है। क्लोन उठता है और सोचता है कि पार्टी सच में फन थी। हारुतो उसे चिढ़ाता है कि उसे सही में इन सब चीजों में मजा आने लगा है, पर क्लोन कहता है कि ये तो उनकी पुरानी जिंदगी से काफी बेहतर है। हारुतो भी उससे अग्री करता है, क्योंकि वो अब तक जिनसे मिले हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अगले दिन हम फ्ले और लीजा को देखते हैं, जो कि कैपिटल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तभी उन्हें कुछ ठर के लड़के मिलते हैं जो कि कहते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। वो उन्हें एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, पर वो दोनों उन तीनों की कुटाई कर देते हैं और जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए थी उनसे मिल जाती है। इसके बाद वो शार्लेट की एक और मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां वो सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या पता किया। शार्लेट कहती है कि तो यानी किंग और क्वीन में लड़ाई चल रही है और एरिस्टोक्रेट्स का भी सेम हाल है। उसे लगता है कि किंगडम खतरे में है, लेकिन लीजा को अभी भी यकीन नहीं होता और जॉनी उसे हारुतो की कल रात वाली लड़ाई के बारे में याद दिलाता है। जिसके बाद वो हारुतो की लड़ाई की वीडियो देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो सच में कितने अमेजिंग है। शार्लेट को लगता है कि स्नाइडर जरूर किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा। जिसके बाद वो एकेडमी को इन्फिल्ट्रेट करने का प्लान बनाने लगते हैं ताकि वो अंदर से सारी चीजों को एक्सपोज कर पाए, जिस बात पे सभी लोग अग्री कर जाते हैं। वहीं हारुतो ये सारी चीजें देख रहा था और उसे यकीन नहीं होता कि ये सब लोग कर क्या रहे हैं। हारुतो याद करता है कि प्रोफेसर ने एक इविल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उसे बताया था और उसे लगता है कि इसके पीछे भी उसकी माँ का ही हाथ है। इसके बाद वो सभी चीजों पे नजर रखना जारी रखता है ताकि उसकी शांति भरी जिंदगी को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी आप इन दोनों वीडियोस में से कोई चेकआउट कर लेना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।